पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन पैसे की दौड़ में हम लोग अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से। शैलो ब्रीदिंग, मैंने सुना है काफ़ी लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड अराउंड द ब्रीदिंग कंसेप्ट। हमारा ब्रीदिंग हमारे बॉडी और माइंड के बीच का ब्रिज है। तो हमारा बॉडी हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, शैलो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप लाल हो जाओगे। तो योर ब्रीदिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ विच बॉडी में चेंज आता है। कम सोएं, ज़्यादा सोएं, एडिक्वेट सोएं, रात के 3 बजे तक गप्पे मार के सोएं, या क्या करें? तो थोड़ा इस पे आप बताइए। इसमें मैं 3 चीज़ें बताती हूँ। पहला, सबका बॉडी डिफरेंट है। दूसरा, कितना सोना चाहिए 7-8 घंटे, या कम या ज़्यादा। और तीसरा, मोदी जी 4 घंटे, शाहरुख खान तो सो के देखो। अगर मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, आप भी 4 घंटे सो के देखो, और आप देखोगे आपको नहीं पॉसिबल होगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन पैसे की दौड़ में हम लोग अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से। ऐसे में आप सभी को पता है, मैं कोशिश करता हूँ हमारे साथ ऐसे गेस्ट को लेके आया जाए जो उन मिशंस पे भी वर्क कर रहे हैं, प्लस उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और इंसाइट्स हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, स्टार्टअप रन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसको समय ही नहीं मिल रहा अपने हेल्थ के बारे में सोचने पे, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि इन द एज ऑफ इंटरनेट इतना बम्बार्डमेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में, कोई बोलता है ये खाओ, दूसरा बोल देता है ये मत खाओ, कोई बोलता है ये पियो, दूसरा बोलता है बिल्कुल मत पियो। अगर ऐसे सारे कन्फ्यूजन है तो मैं एकदम सही गेस्ट को आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपने साथ। मैं लेके आया हूँ अपने साथ शिवांगी मैम को, शिवांगी देसाई। आप सभी जानते होंगे, अगर आप इंटरनेट पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आपने इनको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। फिट भारत इनका एक मिशन है, जिसमें कि ये लोग ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के साथ, फिटनेस के साथ, वेलनेस के साथ बाय 2025 एंड इन फैक्ट ईयर्स टू कम काफ़ी सारे लोग एजुकेट हों विद रिस्पेक्ट टू रियल इन्फॉर्मेशन अराउंड हेल्थ एंड वेलनेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी वेलकम शिवांगी जी। कैसे हैं मैम आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड थैंक यू सो मच, आपने ये समय निकाला। मैं सीधे ना एक मुद्दे के साथ शुरू करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, वो ये या तो लैपटॉप या मोबाइल पे देख रहे हैं। करेक्ट। 70% ऑफ द पीपल आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन मोबाइल फोन्स। और ये मोबाइल रेडिएशन काफ़ी डिबेटेबल आजकल हो रहा है, आपने भी काफ़ी सुना होगा। पहले मैं बिल्कुल इस नॉर्मल चीज़ से जानना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी सारे लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन को लेके अपने बेड पे जाते हैं, नेटफ्लिक्स एंड बिंज वॉच करते हैं, फिर वो 9 बजे 10 बजे सोने की कोशिश ज़रूर करते हैं, बट वो 12:30 1 पता नहीं कैसे हो जाता है। अदर देन दैट, मैंने एक बार अपने दोस्तों के बीच में देखा, एवरेज उनका स्क्रीन टाइम इज़ 11 आवर्स। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये मोबाइल रेडिएशन एग्जैक्टली ऑन ऑल द लेवल्स क्या कर रहा है, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड? और सेकंड, आई ऑल्सो वांट सोल्यूशंस आपसे कि इसको देखिए, मोबाइल से हम दूर नहीं रह सकते, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। तो इसको किस तरह से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन अभिषेक। पहले तो ईएमएफ, जो आप जानते अगर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हर चीज़ का ईएमएफ होता है। हमारा भी है, अर्थ का भी है, मोबाइल का भी है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके ईएमएफ बहुत नेगेटिव होता है, उसके वाइब्रेशन जो हम कहते हैं वो है ईएमएफ। तो वो क्योंकि रेडिएशन गलत तरह से जा रहे हैं और वो आपके ब्रेन के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर, इमोशनल, मेंटल, इवन स्पिरिचुअल और एथरिक लेवल पर भी वो आपको असर कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता, बट आपका ब्रेन का वायरिंग चेंज होते रहता है। इसीलिए स्क्रीन टाइम के साथ ज़्यादा एंग्जाइटी जुड़ी हुई है, स्क्रीन टाइम के साथ ज़्यादा डिप्रेशन जुड़ा हुआ है, स्क्रीन टाइम के साथ एडीएचडी और मेंटल डिसऑर्डर्स जुड़े हुए हैं, और उसकी वजह से फिज़िकल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आइज़ आर अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। आँखों से आप जो भी इनपुट ले रहे हो उससे आपका नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा रेगुलेट होता है। नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपके मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, और मेंटल हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है आपकी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। तो जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, और वो भी गलत किस्म का होगा और ओवर होगा, वो उतना ही ज़्यादा आपके नर्वस सिस्टम को, उसमें एक सिस्टम आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। आई नो कि मैं थोड़ी टेक्निकल बातें कर रही हूँ, बट आई होप कि इस बातों से इंपॉर्टेंट समझ आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ANS होता है, उसमें एक SNS एंड PNS होता है, सिस्टमैटिक एंड
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जब टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम हो जाता है, ओके। बिकॉज योर आईज आर ऑन समथिंग विच इज़ एक्सटर्नल। एंड अगर आप नेचर को देखते, अगर आप नदी को देखते, तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता। सिंपैथेटिक वो एंग्जाइटी बढ़ाता है, दुख बढ़ाता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड हील उसे बढ़ाता है। तो वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है ना कि अब आप ना सो पाओगे। और इसीलिए वो इवन डोपामाइन रश क्यों देता है, बिकॉज यू फील गुड, यू आर लाइक वो स्क्रीन को हम कहते हैं ना द्रौपदी की साड़ी, कि जी, अब वो ख़त्म ही नहीं खत्म ही नहीं होती, होती है। ख़त्म ही नहीं होती, और देर इज़ नो बटन सेइंग कि अब योर टाइम इज़ अप, गो टू बेड। तो आई थिंक ये एक लूप है, डोपामाइन का भी लूप है, ईएमएफ है जो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है और हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। 11 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ समथिंग कि जो ज़्यादातर लोग आज सुबह काम शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं तब से लेके मोबाइल दर्शन करेंगे, और रात को सो रहे हैं तभी भी जय माता करेक्ट। जी करके फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब सारा खोलेंगे। तो ये तो हो गया डैमेज। अब हम्म। मुझे ये बताइए, आज के टाइम पे लेट्स से एक बिजनेसमैन है, हम्म। उसका बहुत कॉल्स आएंगे, उसको बहुत चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, उसे लेट्स से उसको सोशल मीडिया पे भी आज के समय पे एक्टिव रहना है। व्हाट कुड बी फ्यू हैक्स जो इस चीज़ को रिड्यूस कर सके? क्योंकि मैं इतना समझ गया हम्म। कि जो आपने, मैं टेक्निकल टर्म्स हम्म। नहीं ले रहा हूँ, जो आपने नाम लिए पैरासिम्पैथेटिक आई थिंक करेक्ट। सो एंड सिम्पैथेटिक। एक होता है जो नेचर के पास अगर रहते हैं तो वो हील करता है, हमें करेक्ट। अच्छा रहता है। करेक्ट। और दूसरा जो ये स्क्रीन टाइम है ये डैमेज कर रहा है। हम्म। तो अब वो बिजनेसमैन तो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट। मुझे आपसे ये समझना है कि कुछ क्विक हैक्स आप अगर हम्म। बता सकें जो हमारे व्यूअर्स हैं। सबसे हम्म। पहले तो मैं व्यूअर्स को जानना चाहूँगा, कमेंट्स में अपना स्क्रीन टाइम देख के एक बार बताना कितना है। आई वॉन्ट टू सी, जिसका सबसे कम होगा उसे मैं पिन भी करूँगा, लाइक भी करूँगा, और रीज़न देना कि आप करते क्या हो जिसके कारण कम है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड। पहले तो हमें कुदरत ने या ह्यूमंस ने जो भी गिफ्ट दिया ना, उसको हमने यूज़ करने के बजाय अब्यूज़ ही किया है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर जब इंस्ट्रूमेंट्स आए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स ने ग्रो किया, जब टीवी आया हमारे घर पे, जब मोबाइल आया, तो उसको यूज़ करने के बजाय हमने अब्यूज़ कर लिया बाय ओवर डूइंग इट। अति सर्वत्र वर्जयेत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। हम ह्यूमंस जो है वो सबसे बेस्ट क्रिएशन है उनका, बट क्योंकि हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना। इंटरनेट का यूज़ कब करना, कैसे करना, कितना करना, अगेन अब्यूज़ कर रहे हैं। सो आई फील द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज़ कि इंस्ट्रूमेंट हमें कंट्रोल ना करे, हम कैसे इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करें। तो पहला कदम ही अवेयरनेस का आता है। तो पहले तो अवेयर, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि पहले लिखो कमेंट में कि कितना स्क्रीन टाइम हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो है अवेयर ही नहीं है। तो पहला है अवेयरनेस, फाइंड आउट कितना स्क्रीन टाइम, कितना मोबाइल का यूजेज हो रहा है, स्क्रीन का यूजेज। सेकेंड इज सेट योर टाइम कि ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे वर्स्ट टाइम दो कौन से हैं पता है स्क्रीन यूज़ करने के? सबसे पहला सोने के पहले, सोने के 1 घंटे पहले अगर आपने, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द नेम बट गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर और वायोलेंट या हॉरर यही मूवीज हो हॉरर गए। मूवी, जी क्राइम पेट्रोल, यही है वो जी दरिंदा टाइप का, अगर जी। कुछ तो गड़बड़ है इस टाइप का, अगर कुछ भी देख लिया आप ज़रूर देखो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई अग्री, एब्सोल्युटली ज़रूर देखो, बट सोने के 1 घंटे पहले देख लो, नॉट ड्यूरिंग दैट लास्ट 1 आवर। क्योंकि आपका ब्रेन है ना स्लीप के दौरान जो स्पेशली लास्ट 1 घंटे में किया है उसे प्रोसेस करता है। और कभी कभी आप देखोगे कि कोई वायोलेंट चीज़ देखकर आपको सपने भी वैसे आते हैं, आपको लगता है आपने किसी का खून कर दिया, या सुबह सुबह थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट फील करता है एंड यू डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड। कुछ लोग कहेंगे ना ना हमें तो कुछ नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप आदी हो चुके हैं एंड यू डोंट रियलाइज, और मे बी फ्यूचर में ये पाइल अप होके कुछ करेगा। बट द फर्स्ट थिंग इज़ सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन्स को टाटा बाय बाय कह दो, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू योर बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ। सेकेंड जो है दैट इज़ सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक, आइडियली सुबह जब आप उठे हो तब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में हो, और उसमें जब आप मोबाइल ले लेते हो ना, अभी आप सो रहे थे, अभी आप अवेक नहीं हुए, बीटा में नहीं आए, आप अल्फ़ा में हो, और तुरंत ही आपने मोबाइल देख लिया ना, तुरंत ही वो आप गामा में आ जाओगे, विच इज़ इवन बियॉन्ड बीटा। इट्स टू मच फॉर योर ब्रेन टू कंज्यूम। तो ओके। मोबाइल के दर्शन नहीं करना है। सुबह उठने के साथ 1 घंटे में आप फ़ोन नहीं देखोगे तो कोई ठीक है। आपकी वजह से कोई मर नहीं जाएगा, आपकी वजह से कोई दुनिया में वॉर नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो स्टॉप टेकिंग
दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Got it. और उसके बजाय रिप्लेस दैट विथ समथिंग एल्स। सो रात को 1 घंटे अगर आपने मोबाइल नहीं किया तो आप क्या करोगे? तो मे बी नेचर में वॉक कर सकते हो, मून लाइट देख सकते हो, अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो, यू कैन रीड अ बुक और टेक वार्म शावर और डू समथिंग विच यू रियली एन्जॉय बट विच इज़ कामिंग, मे बी लिसनिंग टू ओल्ड म्यूज़िक। मॉर्निंग में उठने के साथ बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ फर्स्ट सी सनलाइट इफ़ यू कैन। Okay. अगर आप उठे हो और सनलाइट है, नथिंग लाइक इट। सनलाइट आपके पूरे बॉडी को चेंज कर देता है। अगर मैं एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँ सबको कि बीमारी से मुक्त होना है तो एक चीज़ क्या करनी चाहिए, आई थिंक इट विल बी टेक सनलाइट एट द राइट टाइम। सुबह उठने के साथ 1 घंटे के अंदर, सनराइज़ के 2 घंटे के अंदर अगर आप 10-20 मिनट सनलाइट लेते हो ना, आपके स्लीप के प्रॉब्लम, विटामिन डी डेफिशिएंसी से लेकर शरीर के कोई भी तकलीफ है, मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, काफ़ी हद तक आप उसमें हीलिंग पा सकते हैं। सो सनलाइट लीजिए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, क्योंकि पूरा दिन तो हम बंद कमरे में हैं। पर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि सनलाइट लेना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे फैमिली में हर कोई कहता था कि सुबह उठ के 20 मिनट का बेटा तुम धूप में बैठ जाओ, सनलाइट ले लो, सही है। लेट्स चेक द रियलिटी। काफ़ी सारे लोग आज जॉब और प्रोफेशन में ऐसे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं मेट्रोज़ की बात करूँ, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को घर से एट एनी कॉस्ट 7 o'clock निकलना है, फीमेल्स एज वेल एज मेल्स। उनको खाना बनाना है, रेडी करना है, बच्चों को छोड़ना है और निकलना है। दे वुड सिट इन अ कार, कार हर जगह से बंद है, वहाँ से उतरेंगे, ऑफिस पहुँचेंगे, ऑफिस हर जगह से इनक्लोज्ड है, एंड देन थ्रू आउट द डे फिर शाम हो जाती है। शाम को भले उनके पास बाहर जाने का समय है, बट उनके पास सनलाइट लेने की जगह नहीं है। माई 2 क्वेश्चंस, ऐसे में क्या किया जाए? एंड दूसरा, आजकल एक नई थ्योरी चलती है कि भाई एट द एंड सनलाइट से आपको क्या कुछ विटामिन डी मिलती है, तो आप उसके कैप्सूल्स ही ले लो ना। तो वो चीज़ का, तो मुझे ये समझना क्या ये चीज़ भी सही रहेगी, और इन लोगों को क्या करना चाहिए टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ सनलाइट? नहीं मिल पा रही है कुछ को, तो आई क्या अग्री, करें? ब्यूटिफुल। मैं उसका एकदम इजी सोल्यूशन आपको देती हूँ, बट पहले एक मिथ ब्रेक कर देती हूँ। सनलाइट विटामिन डी के लिए ही नहीं लेना है, क्योंकि वो नहीं होगा सफिशिएंट। मैं स्काई डाइविंग करती हूँ सुबह से शाम तक और पूरा सनलाइट में रहती हूँ और काफ़ी एक्सपोजर होता है, और वो भी 15,000 फीट से भी होता है। तो भी मेरा विटामिन डी कभी 3.3 था, विच इज़ एक्सट्रीमली लो, और मुझे पता नहीं था। जब मैं स्काई ओह, डाइव करने को गई, माई विटामिन डी, माई हिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज़ रियली नॉट ओके, दैट ग्रेट। ओके, बट जब मैं ये सब सीखना शुरू किया, मैंने खुद के ऊपर ही अप्लाई किया। सो सनलाइट इज़ नॉट समथिंग कि जो आपके विटामिन डी को बढ़ा देगा, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हमें बेयर बॉडी रहना पड़ता है पहले तो एक्सपोजर, तो ही स्किन जो है ओके, सिंथेसाइज कर ओके, पाएगा। दैट टू टॉर्सो एंड बैक। बैक टॉर्सो जो है ना, ओके। वो जब एक्सपोज होता है सनलाइट से, तब मैक्सिमम सनलाइट सिंथेसाइज होता है स्किन के टॉर्सो बाद। मतलब पीछे का पूरा पीठ सो मेरे को? टॉर्सो इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, ओके, बट बैक साइड। ओके, हाँ, गॉट इट, ठीक इसीलिए है। आप देखोगे कि बाहर जब आप बीच पे जाते हो ना, तो सब उल्टे ऐसे जी लेटे हुए जी जी, होते हैं। ओह, दैट इज़ द नाउ आई नो, साइंस ओके, बिहाइंड इट। ओके, तो पहले तो डी के लिए नहीं लेना है, विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट इज़ अ मस्ट। एंड 95% पीपल, जितने लोग, मैंने अब तक हज़ारों ब्लड रिपोर्ट्स देखे हैं, 95% पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट, और वो होता ही है। मेरा भी कम था, मैं भी सप्लीमेंट लेती हूँ। तो वो वहाँ पे बात ख़त्म हुई। तो फिर सनलाइट क्यों लेना है? सनलाइट लेना है क्योंकि हमारा बॉडी डिपेंडेंट है एक सिस्टम के ऊपर, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम, आई एम श्योर आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है कि सनलाइट और सनसेट के ऊपर हमारा बॉडी बस पूरा का पूरा सनराइज़ और सनसेट के ऊपर बैठा हुआ है, दिन और रात के ऊपर बैठा हुआ है। तो हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, बॉडी की जो इंटरनल प्रोसेसेस हो रही है, वो सब कुछ हो रही है कि दिन है कि रात है। नींद आती है जब अंधेरा है, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। दिन में आप काम करने की इच्छा रखते हो क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, क्योंकि वो सनलाइट से होता है। आज हमें रात को कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है और हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एंड वी आर लाइक आई एम रेडी टू डू माई बेस्ट, और मैं पूरा का पूरा जो है वो आग लगा दूंगा, और काम करने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा नहीं होती है। एंड वी कॉल इट, I am not a morning person, I am an evening. There is nothing called an evening person. Of course, there is a theory, owl हो या क्या हो, there is a theory, I won't deny that. But मैं ये नहीं मानती हूँ कि रात को आपको अलर्ट रहना चाहिए, सुबह ही आपका अलर्ट होना चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो है सुबह उठते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है मुझे किक नहीं मिल रही है, एंड आई नीड टू हैव कॉफ़ी और टी, देन ओनली आई कैन थिंक। तो वो जो है वो गलत है। हमारा बॉडी डिज़ाइन ही हुआ है कि सुबह उठो और कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा आपका, और आप अलर्ट होंगे। सो जो लोग
ऐसी जगह पे है, मेट्रो सिटीज़ में है या कोई बिजी काम में है, कि जिनका इन अ वे जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं बॉक्स लाइफ है, कि हम बॉक्स से शुरू करते हैं और बॉक्स में वापस जाते हैं और पूरा बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है। अगर संभव हो तो सनराइज सनसेट के आसपास 1 मिनट टाइम है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, टेरेस पे जाओ या कहीं पे Oh, जाओ, okay. जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ सनलाइट, Okay. इट विल स्टार्ट चेंजिंग योर बायोलॉजी Wow. completely. 1 minute is fine. Okay. And when you say sunlight, इसको लेने का कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ टेरेस, आई हैव माय ओन बालकनी एज वेल एज टेरेस एंड 2 फ्लोर का, तो शुड आई एम टेकिंग फॉर माय एग्जांपल, शुड आई स्टे ऑन द बालकनी, शुड आई गो एट द एग्जैक्ट टॉप, शुड आई स्टैंड इन फ्रंट, कौन सा सबसे सही तरीका होगा? शुड आई फेस टूवर्ड्स द सन, शुड आई कीप माय टॉर्सो? ब्यूटिफुल। सो पहले तो हार्श सनलाइट नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लाइट लेनी है, हीट नहीं लेनी है। तो यूजुअली जो सनराइज़ है उसके 1-2 घंटे के अंदर होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर। जैसे विंटर है तो इवन 3 घंटे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समर है तो 1.5-2 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी फुल बॉडी के ऊपर सनलाइट आए वैसी जगह आप ढूंढ लो, ठीक है, सन को फेस करना है, ठीक है। बट सन गेज़ नहीं करना है। सन गेज़ बहुत डिफरेंट साइंस है, मैंने बहुत किया है, लोगों को बताया है उसके बारे में, बट उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ है। सो आई विल नॉट रेकमेंड सन गेज़ करो, यानी सन के सामने देखो, बट सनलाइट लो। आप नेचर में नीचे भी देखोगे, लाइट लेना ज़रूरी है। आँखों के द्वारा, रेटिना के द्वारा यहाँ ब्रेन में मैसेज जा रहा है कि दिन है, तो वो लाइट एक्सपोज होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, लेट से आप सनलाइट नहीं ले पा रहे हो। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, कुछ लोग यूरोप से हैं, कुछ लोग स्विट्ज़रलैंड, कुछ ऐसी जगह से हैं कि जो सनलाइट बिल्कुल नहीं मिलता, आता ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? उनको फ्रेश एयर लेनी है। सो सुबह जब उठते हो, भले क्लाउडेड है बट थोड़ी लाइट होगी और फ्रेश एयर होगा, वो लीजिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू 1 मिनट ऑफ ब्रीदिंग। और उसमें भी आई हाईली हाईली रेकमेंड, अगर हमारा जो एक एथरिक बॉडी, हमारे बॉडी में 7 बॉडी होते हैं, फिजिकल बॉडी जो हम देख सकते हैं, बट देयर आर 6 अदर बॉडीज़ विच वी कांट सी। वन ऑफ देम इज़ एथरिक बॉडी, जो नाड़ियों का शरीर है। 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो वो जिसे हम चक्रा कहते हैं, 7 चक्रा, तो वो एथरिक बॉडी में दिखते नहीं है बट होते ज़रूर है। तो वो जो 7 चक्रा है उसमें कहीं ब्लॉकेजेस आ जाता है, तब जाके हमें बीमारी मैनिफेस्ट होती है फिजिकल बॉडी में। उसे क्लीन करने का एक सिंपल सा प्राणायाम है जो हज़ारों सालों पहले हमारे संत महात्मा ने कहा है, नाड़ी शोधन, जिसे अलग भाषा में अनुलोम विलोम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन नाम ही है नाड़ी की शुद्धि। तो जब आप ये मुद्रा बनाते हो, एनी मुद्रा इज़ फाइन बट आई हाईली रेकमेंड दिस वन। तो थंब से आपको राइट नोस्ट्रल के ऊपर प्रेस करना है, लेफ़्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करना है पहले, फिर वहीं से इनहेल करना है, फिर लास्ट 2 फिंगर को प्रेस करना है राइट लेफ़्ट नोस्ट्रल से। राइट से अब एक्सेल करोगे, इनहेल करोगे, फिर यहाँ से एक्सेल करोगे, इनहेल करोगे, एक्सेल करोगे, फुल एक्सेल एंड फुल इनहेल। कितने बार करना होगा? ये 1 मिनट से शुरू कीजिए। ठीक। 1 मिनट इज़ पावरफुल। मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी कब ये मिस किया था। इवन इफ़ आई ट्रैवल, आई डू दैट नो मैटर वेयर आई एम। मैं एंड यू इंडिया डू में इट वंस इन अ डे और? वंस इन अ डे। ओके। मैं ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे? मॉर्निंग के टाइम पे उठने के साथ। और ये मैंने अपने पापा से सीखा, तो मुझे याद है कि एंड इसीलिए पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। पापा को हमेशा मैं देखती थी सुबह उठने के साथ 2 घंटा वो देते थे जिसमें वो प्राणायाम करते थे, तो वहीं से मैंने ये सीखा। एंड आई रिमेंबर मैं कॉलेज में थी तब से लेके मैंने अब तक शायद ही कोई दिन होगा जब इसे मिस किया है। नाड़ी शोधन इज़ रियली 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 पावरफुल। Okay. It's because you're mentioning about Nadi Shodhan and breathing you talked about. देखिए अब 2 प्रॉब्लम हो रही है। इफ़ यू गो टू दिल्ली में AQI इस 1500 एंड 1400 के आसपास चल रहा है। मतलब देयर हैव बीन थ्योरीज कि भाई आप बाहर सांस लेने से बेटर है आप कहीं अंदर बैठ के ही सांस ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। सो देर आर पीपल एंड सिटीज़, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, आगे पोल्यूशन और बढ़ना ही है, कम नहीं होगा, सैड रियलिटी है। तो ऐसे में ब्रीदिंग रिलेटेड हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? शुड इट बी कि वी शुड रेगुलरली, आपने एक तो हैक दे दिया कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम हर दिन 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, ग्रेजुअली पीपल कैन इंक्रीज। आर देयर एनी अदर हैक्स? सेकेंड, इसी को अगर आप डिटेल में बता सकें, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ब्रीदिंग? हमने बचपन से सुना है सांस नहीं लेंगे तो मर ही जाएंगे, बट द टाइप ऑफ ब्रीदिंग विच वी आर डूइंग, शैलो ब्रीदिंग, मैंने सुना है काफ़ी लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं विच इज़ नॉट गुड। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड अराउंड द ब्रीदिंग कंसेप्ट ओवर हियर। हमारा ब्रीदिंग हमारे बॉडी और माइंड के बीच का ब्रिज है। तो हमारा बॉडी हम
कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर माइंड को कंट्रोल करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? इट इज़ ब्रीदिंग। सो एग्जांपल है, जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, शैलो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप लाल हो जाओगे, तो योर ब्रीदिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ विच बॉडी में चेंज आता है। सेम वे जब आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो, झूले पे बैठे हो, पुराना गाना सुन रहे हो, तो आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी और आपका चेहरा एकदम शांत, एकदम पीसफुल आपकी तरह हो जाएगा राइट। सो इसी तरह से जब आप ऐसे इमोशन में हो कि जो लो वाइब्रेशनल इमोशन है, जैसे कि अपसेट रहना या छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाना, किसी को ब्लेम करना, ये सारे इमोशन में आप उस इमोशन को शायद बदल ना पाओ, बट आप उस वक्त ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लो ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड, बॉडी सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। आज लोग इसीलिए ज़्यादा इरिटेटेड है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ज़्यादा ब्लेम गेम में है, ज़्यादा दुखी है। पूरी दुनिया आप देखो, हम बोलते हैं ना कलयुग आ रहा है, कलयुग यहाँ से आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ क्या गलत हो रहा है? वी आर डूइंग चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग के बजाय एक्चुअली होना चाहिए बेली ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। जब आप चेस्ट ब्रीदिंग से डायफ्रैग्मेटिक यानी बेली ब्रीदिंग पर आते हो तो आपके जो स्पाइन के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा था वो 50% तक कम हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप चेस्ट पर ब्रीदिंग करते हो ना, आपको थोड़ा सा है ना अनकंफर्टेबल फील होगा, बट व्हेन यू जस्ट टेक अ ब्रेथ इन योर बेली, आप ना चाहकर भी रिलैक्स हो जाओगे। ब्रेथ इज़ द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट टूल कि वो आपके दिमाग को बिल्कुल शांत कर देगा, एंड यू डू दैट अनकॉन्शियसली। जैसे कल हम लोग चेंज योर लाइफ में थे जी उसमें एक पार्टिसिपेंट ने कुछ शेयर किया उनके पास्ट के जी बारे जी में, जी कुछ ट्रॉमा के बारे में, तब आपने देखा वो यस यस आई ऑब्जर्व शैलो दैट ब्रीदिंग कर रहे यस थे। बट फिर जैसे ही सर ने कुछ बोला और वो जी थोड़े जी 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 रिलैक्स जी हुए, ही इज़ लाइक, हाँ और ये हमारे साथ होता है। हम जब बहुत गुस्सा कर लेते हैं ना, कुछ समय के बाद वी आर लाइक, आवर बॉडी नोज कि कैसे खुद को शांत करना। तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कॉन्शियसली उसको शांत नहीं कर रहे हैं। सो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक सिंपल सा अवेयरनेस आपने लाया और सिंपल सा 5-5-5-5 बॉक्स ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है तो सिंपली बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग मतलब क्या? तो बोले गहरी सांस अंदर तब तक लो बेली में जब तक आप पूरा भर ना दो, पेट पूरा भर ना दो। चाहो तो 5 काउंट करो, 3 काउंट, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट, एंड देन एक्सेल थोड़ा अगर लॉन्गर कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। सो एग्जाम्पल 3 में आपने ब्रीद इन किया, 5 में आपने ब्रीद आउट किया। इनहेलेशन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, okay एक्सेलेशन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। okay सो व्हेन यू एक्सेल आप शांत होते हो, व्हेन यू इनहेल थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है बायोलॉजी के लेवल पे। तो जब आप एक्सेलेशन लॉन्गर कर देते हो इनहेलेशन के कंपैरिजन में, बाय डिफ़ॉल्ट आप शांत हो जाओगे, आप स्ट्रेस से रेस्ट में आ जाओगे। So that is why there is a technique called 4-5-7, in okay which you take a breath 4 count in, hold for 5 counts, and then exhale for 7 counts. Do that only for 3 rounds, and you'll see आपका बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करना शुरू कर देगा। एंड हमें लगता है फ्यू सेकेंड्स करने से कौन सा पूरा दिन चेंज हो जाए, होगा 1 डिग्री चेंज से बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है। इट्स लाइक रॉकेट यहाँ से जब थोड़ा सा चेंज होता है नीचे से, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ऊपर जाके बहुत बड़ा एंगल बन जाता है, got it कंपाउंडिंग। wow okay एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, टिल 45-50 उन्होंने कभी हेल्थ पे इतना ध्यान दिया नहीं, एंड सडनली वी हैव सीन इमेजेस पॉपिंग अप जहाँ उनके अब जिम ट्रेनर के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ उनकी बॉडी अच्छी बन रही है। सेम हमारे मोटा भाई का भी मैंने देखा था, जिम जा रहे हैं, वो भी जाना शुरू कर दिए हैं ना। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इन लोगों के पास दुनिया भर का अरबों पैसा है, एंड इन्होंने मतलब कोई भी पिल लेके या कोई भी साइंटिस्ट को बिठा के, हो सकता है ऐसे आजकल मार्केट में तो क्लेम्स काफ़ी आते हैं कि ये पिल लो, फैट बर्नर्स हैं तो फैट बर्न हो जाएगा, ये ले लो तो वो। वाई डू यू रियली थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग टू ऑल दीज? इंटेलेक्चुअली कहूँगा इतने बड़े बिजनेसेस बनाना आसान नहीं है, दिमाग है उनके पास। क्या हो रहा है ये सारे एंटरप्रेन्योर, सारे बिजनेसमैन को आफ्टर अ सर्टन एज सडनली वाई? आपने शिफ्ट देखा होगा,
कि ये बहुत ज़्यादा अब फिटनेस को लेके, एंड ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स एंड एवरीथिंग, वो जो भी है, बट उनको क्या नीड है 50 तक बढ़िया, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एक्चुअली शिफ्ट क्या हो रहा है? दो चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहला तो बॉडी के लेवल पे 25 की एज तक ऐसा है कि आपका बॉडी कुछ भी झेल सकता है, कुछ भी, क्योंकि आप एनाबॉलिक स्टेज में होते हो। एनाबॉलिक इज़ बिल्डिंग अप स्टेज। आपका बॉडी बन रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप 2 घंटे सो के भी मज़े से जी सकते हो पूरा दिन, आपको लगेगा ही नहीं। आपको शिवांगी जब बोलेगी ना कि 7 से 8 घंटे लोगे तो ही आप मूड में रहोगे, यू आर लाइक ये बकवास है, मैं तो हमेशा मूड में रहता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र 25 से कम है इन मोस्ट केसेस। तो 25 के बाद, स्पेशली 30 के बाद, डी जनरेशन शुरू होता है, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्सिलरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपको पहले 2 घंटे सोने से इफ़ेक्ट नहीं आ रही थी, अब आप 4 घंटे भी सोओगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक से बॉडी जवाब दे रहा है। 30 के बाद सारा खेल शुरू होता है। और आप देखेंगे कि 30 to 33 इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले जो लोग आ रहे थे और आज जो लोग आ रहे हैं ना, उसमें बीमारियाँ जवान हो चुकी है। हम बूढ़े हो चुके हैं। जो बीमारी पहले 50 पे आ रही थी ना, आज मुझे जो लोग मिल रहे हैं 30 पे। 4 साल के बच्चे आते हैं फैटी लिवर, 19 साल के बच्चे आते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। क्यों ऐसा? टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ एडल्ट डायबिटीज़, मतलब वो नहीं होना चाहिए। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती जो है ना, ये सोचना मेरा बॉडी तो सब झेल लेगा, या किसी को देखना और ये तो सो ही नहीं रहा है, ये तो रात तक जगते रहता है, उसको कुछ नहीं होता, मुझे। पर उसको किसी ने नहीं सिखाया, और तुम्हें नहीं पता 30 के बाद उसके शरीर में क्या चल रहा है। तो पहली चीज़, जब आपकी उम्र 25 से कम है ना, तभी से काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कोई ऐसे ही मन में ख्याल आया कि चलो अब मुझे फिटनेस में आना, ऐसा नहीं होता। इन मोस्ट केसेस कोई तो ऐसी तकलीफ शरीर में हुई है जिसकी वजह से उनके काम के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर असर पड़ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इसीलिए वो हेल्थ में आ जाते हैं कि अब चलो मुझे करना ही पड़ेगा, लाइक लास्ट ऑप्शन है, अब तो करना ही पड़ेगा। अब जो दूसरा फैक्टर है, आई फील कि हमें जो स्कूलिंग सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में जो माइंडसेट हमारा बना है ना, वो यही है कि हेल्थ इज़ द लास्ट प्रायोरिटी। पहले पैसा कमाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बिजनेसेस और परिवार को बहुत अच्छी लाइफ दो। बट नोबडी हैज़ टॉट अस कि जो पिरामिड ऑफ लाइफ है उसमें बेस ही बॉडी है, कि आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर लोगे, आप वर्ल्ड टूर कमा लोगे, बट नी रिप्लेसमेंट के साथ आप कैसे वर्ल्ड टूर को एंजॉय करोगे? बिजनेसेस खड़ा कर लोगे, पैसा कमा लोगे, बट वो जो आपको एंग्जाइटी है और रात को सोने नहीं देती, कौन सा पैसा ऐसा है जो आपको ये बताए कि लाओ मुझे थोड़ी नींद दे दो, 5 किलो नींद दे दो? कोई ऐसा नहीं कह सकता है। बट आपका बॉडी अगर आपके साथ है ना, आई थिंक दिस एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू यंग चिल्ड्रन, किड्स, कि जिनको ये बताया जाए कि बेटा तुम्हारी सबसे पहली अगर कोई कमाई है तो वो है कि तुम हेल्दी रहो। और मैं, आई एम ब्लेस्ड दैट आई वाज बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया कि बेटा, मेरे घर में कभी भी वो कलरफुल पानी नहीं आया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं आया था, कभी नहीं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 28-30 साल तक एक पूरा 200 ml का ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक का कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसा माइंडसेट दिया था कि बेटा दिस इज़ अ टॉयलेट क्लीनर। तो पूरा माइंडसेट ही वैसा हो चुका था। तो आई फील कि और लोग ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो कितना टेस्टी होता है पीना। आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो, ऑल आई एम सेइंग इज ट्रेन योर माइंड सो दैट ये क्रेव ना करे। क्योंकि हम कहते हैं टेस्ट कहाँ होता है, टेस्ट टंग में होता है ना, बट मैं ये कहती हूँ एक्चुअली टेस्ट यहाँ होता है। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब आप खाना भी भूल जाते हो, बिकॉज द टेस्ट इज़ हियर, इट्स नॉट हियर। ऑल्सो ये टेस्ट 1 स्क्वायर इंच, टंग का साइज़ क्या है, 1 स्क्वायर इंच। तो 1 स्क्वायर इंच की खुशी के लिए इतने स्क्वायर फीट हम क्यों बिगाड़ते हैं? वाओ, दैट वाज रियली गुड इंसाइट। दोस्तों, मैं अगर देख रहा होता अभी तक तो लाइक कर चुका होता, अभी नहीं किया तो कीजिए। मुझे आप एक चीज़ बताइए, स्लीप आपने एक बीच में बोला कि एज पीपल एज
एंड ये बहुत अच्छा आपने बताया 25 तक एक्चुअल में, बिकॉज वी ऑल कैन रिलेट हूएवर इज सिटिंग ओवर हियर कि हाँ 25 तक तो पता नहीं चलता, कुछ भी खाओ, रात को पार्टी करो, कुछ भी करो, एंड सडनली आफ्टर लाइक 30 यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अरे यार पहले जितना खा रहे थे अभी भी उतना ही खा रही है, वेट क्यों गेन होने लग गया अचानक से, एंड ऑल दोस थिंग्स। स्लीप एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया। आई वॉज लिसनिंग टू अ पर्सन, आपकी फील्ड के हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, शायद आप जानते होंगे, लेट्स नॉट नेम, फिटनेस की हैं, दुबई में रहती हैं, एंड उनका भी कुछ सप्लीमेंट्स का एक ब्रांड है। तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू वन ऑफ हर इंटरव्यूज अ फ्यू डेज बैक वेयर शी मेंशन्ड समथिंग अराउंड स्लीप। सी हम आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं। वेयर शी मेंशन्ड कि व्हाट्स मिसिंग इन पीपल इज़ डीप स्लीप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शी सेड कि मैं 6 आवर्स स्लीप करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ जितना डीप हो सके, आई मॉनिटर एवरीथिंग। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और ट्रम्प भाई साहब तो 3-4 घंटे सोते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग एट द पीक परफॉर्मेंस। और वहीं पर एक और थ्योरी आती है कि बॉस अगर 8 घंटे नहीं सोए इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एंड वहीं पे एक और फाइनल थ्योरी आती है कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि विमेन नीड मोर स्लीप एज कम्पेयर टू मैन, ऐसा मैंने सुना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये पूरा स्लीप को थोड़ा आप डिकोड कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो गया है कि कम सोएं, ज़्यादा सोएं, एडिक्वेट सोएं, रात के 3 बजे तक गप्पे मार के सोएं, या क्या करें, तो थोड़ा इस पे आप बताइए। इसमें मैं 3 चीज़ें बताती हूँ। पहला, सबका बॉडी डिफरेंट है। दूसरा, कितना सोना चाहिए, 7-8 घंटे या कम या ज़्यादा। और तीसरा, कब सोना चाहिए। Amazing, तो जी। पहला जो है दैट इज़ कि हम कंपेयर करते हैं कि मोदी जी 4 घंटे, शाहरुख खान तो सो के देखो। अगर मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, आप भी 4 घंटे सो के देखो। अगर आपको लगता है कि आप 4 घंटे में वो काम कर पा रहे हैं, वो जो लाइफ आपको जीना है, जो मेंटल हेल्थ आपको चाहिए, अगर आपको मिल रही है तो करो ना, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आप देखोगे आपको नहीं पॉसिबल होगा। तो उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग, बट यू डोंट नो कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आप उनके घर पे जाके नहीं देखे हो कि वो क्या कर रहे हैं, जिनके साथ भी आप कंपेयर कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है कि व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी। क्या मेरी प्रायोरिटी अभी इस एज में ये है कि मैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि इतना कर्जा है तो मुझे कैसे भी चुकाना है, तो मुझे 16 घंटे काम करना ही पड़ेगा, क्या ये प्रायोरिटी है? और अगर ये प्रायोरिटी है तो इट इज़ ओके, स्लीप को आप अवॉइड करो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है कि जो लोग एक तो सोते नहीं है, फिर कंप्लेन करते मेरे शरीर में क्यों बीमारी आई, बेली फैट क्यों बढ़ा, और इतना सारा चैलेंजेस क्यों आ रहा है। तो पहले तो सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज एवरी वंस बॉडी इज़ डिफरेंट। जैसे मुझे, मेरी बात मैं करूँ, अब दूसरे पे आती हूँ कि कितने घंटे की नींद आइडियली ज़रूरी है। तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जाए, स्टैंडर्डाइज जो आवर्स है, दैट इज़, जब आप छोटे बच्चे होते हो ना तब आपको 9 घंटे की नींद चाहिए। जब आप धीरे धीरे एडल्ट बनते हो तो 8 घंटे, और जैसे जैसे ओल्डर एज में जाते हो तो 7 घंटे। तो दिस इज़ हाउ द स्टैंडर्ड रूल इज़। एवरेज अगर निकाले दैट इज़ 7 to 8 आवर्स फॉर अ कॉमन मैन। बट क्या ये सभी को एग्जैक्ट 8 आवर्स करना ही करना, 7 आवर्स करना ही करना, ऐसा नहीं। फाइंड योर स्वीट स्पॉट। कौन सा ऐसा स्पॉट है जिसमें आपको लगता है कि मेरा बॉडी फुल्ली रिकवर कर लेता है जब मैं 9 घंटे की, फॉर सम पीपल इट विल बी 9 आवर्स, फॉर सम इट विल बी इवन 6 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो 8 घंटे है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं जब 8 घंटे सोती हूँ ना, मेरा बॉडी अलग ही परफॉर्म करता है, वर्सेस जब मैं 6 घंटे सोती हूँ मुझे मज़ा नहीं आता। तो वो मेरा सच है। ओके ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी 6.5 घंटे सोता हूँ प्रॉपर वाली, तो आई फील एक्टिव, आई मीन 6.5 आवर्स। तो यू आर सेइंग कि दैट इज ऑल्सो फाइन एज लॉन्ग एज इट्स अ रेगुलर वन, एंड ये वाली चीज़ है। एब्सोल्युटली, बट उसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ। सो जनरली जब आप 30-35 से नीचे होते हो और आपने बोला कि आप 6.5 घंटे की नींद ले रहे हो एंड यू फील ओके, समटाइम्स इट्स एन इल्यूजन ऑल्सो। बिकॉज क्या आपने कभी भी एक हफ्ता 8 घंटे की नींद ली है? एक हफ्ता 8 घंटे की नींद नहीं, ये तो हाँ। सो यू डोंट नो दैट फीलिंग कि 8 घंटे सोने का फीलिंग क्या होता है, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ हाँ, आई एम तो रेफरेंस पॉइंट शायद नहीं है okay, ज़्यादा तो लोगों okay. के पास। Got it. But tell me one thing. Let's add another angle to this thing. मेरा नहीं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं
जो 6.5 या 7 आवर्स सो रहे हैं, 6 आवर्स मान लीजिए सोता है कोई, एंड एट द सेम टाइम दे आर मेडिटेटिंग फॉर 30 मिनट्स रेगुलरली एंड दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर 30 मिनट्स, डज दिस चेंज द डायनेमिक? क्योंकि ऐसा कुछ लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मेट फ्यू गुरुज हु से कि हम लोग योग और मेडिटेशन, योग निद्रा और मेडिटेशन करते हैं विच इज़ इक्वलेंट टू सम XYZ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप. सो आई वांट टू नो योर व्यू. सो दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होता है जो आपको शांत करे विच इज़ मेडिटेशन, योग निद्रा वगैरह वगैरह, प्राणायाम, ब्रीदिंग, सब कुछ, ब्रेथ वर्क आ जाएगा इसमें. उससे आपकी नींद का क्वांटिटी डेफिनेटली कम हो सकता है. बट अगर आप वर्कआउट करते हो, अगर आप फिजिकल बॉडी के साथ कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हो, तो आपका जो नीड फॉर योर स्लीप जो है वो बढ़ेगा. यस, क्योंकि आपके बॉडी को रिकवरी चाहिए. यस. और ऐसा नहीं है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप 7 घंटे सो, 8 घंटे सो. 7-8 आवर्स इज़ कॉमन फॉर मोस्ट पीपल, बट स्टिल आप कुछ दिन 8 घंटे सो के देखिए. एंड शुरुआत में डिस्कम्फर्ट लगेगा. इट्स लाइक दिस, यू नो, आपका हाथ ऐसे ही रखने के लिए आप बने हुए हो, अब आप ऐसे करोगे, इट विल फील लाइक समबडी एल्सेस हैंड. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा हाथ है. डिस्कम्फर्ट. अब ये नया वाला डिस्कम्फर्ट कंफर्ट बनाना है तो रिपीटेशन करना पड़ेगा. तो वैसे ही आप 8 घंटे कुछ समय तक सो और देखो आपके बॉडी में क्या होता है. दूसरा, ब्लड रिपोर्ट देखो. बिकॉज हम क्या देखते हैं, सिम्टम देखते हैं कि अच्छा फील हो रहा है, बट यू डोंट नो बहुत अच्छा फील होना क्या होता है. पर एक बात बताइए, ब्लड रिपोर्ट में हम इस स्लीप रिलेटेड हम क्या देखेंगे इस चीज? स्लीप रिलेटेड नहीं देखना है, ओवरऑल बॉडी का प्रोफाइल. सो व्हेन यू आर सेइंग लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड, यू नो, आपका ब्लड शुगर का प्रोफाइल, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका किडनी प्रोफाइल, लिवर, सब कुछ. ओके. सो इंटरेस्टिंगली मैं हर 6 मंथ्स में वो चेक करता हूँ. सो ऑल आर इन ग्रीन, आई मीन विच इज गुड, विच इज ग्रेट. मैं, क्योंकि मेरे पहचान में सबका देखा, किसी का किडनी का कुछ हो गया, किसी को फैटी लिवर हो गया, तो मैंने बोला आई मेड इट अ हैबिट. सो थैंकफुली दैट्स रियली लवली. दैट मीन्स कि शायद स्लीप आपको सपोर्ट कर रही है. ओके. Okay. And you can have some, you know, fitness bands. But that being said, I would also agree on this thing that this is also right. I should experiment. I should at least go to first 7 and a half, and then see. Because मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, maybe 7 भी एक touch कर लिया तो it would become a very ideal situation. So जितना मैं समझ पाया, मैं viewers के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक जितना बताया, फिर you can continue, कि सबका बॉडी टाइप, पर्सनालिटी, वर्क अलग रहेगा, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. मैं नहीं देख सकता कि मेरे दोस्त को तो 9 घंटे सोना पड़ रहा है तो मैं भी 9 घंटे सोऊं. दैट इज़ वन. सेकेंड, अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी, जिम अगर हिट रेगुलरली कर रहा हूँ, वेट्स कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे स्लीप की ज़्यादा आवश्यकता होगी, बिकॉज मुझे रिकवरी करनी है. करेक्ट. थर्ड चीज़ जो मैं आपसे अभी तक समझ पाया हूँ कि ऑब्वियसली ये योग निद्रा होगी, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को एम्पलीफाई करती हैं, बट स्टिल एक जो आपने आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बताया, इट शेज 7 to 8 आवर्स, क्योंकि हम कॉमन मासेस की बात करें, हम जनरल, तो अगर उसको हिट करते हैं तो दे स्लीप वाला कोटा इज लाइक मोर और लेस सेट. इतना तक हमने सही समझा. एब्सोल्युटली परफेक्ट. अब मैं तीसरे पे आती हूँ. अच्छा, आपने जो वर्कआउट वाला बोला, उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर डेफिनेटली ऐड करूँगी, बिकॉज इट्स अ मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग. मैं इतने सारे लोगों को मिलती हूँ कि जो वज़न कम करना है, या डॉक्टर ने बोला है, या बीमारी, वॉटेवर रीज़न, जिम ज्वाइन करते हैं, 1-2 घंटा वर्कआउट करते हैं और फिर सोते नहीं हैं. इट इज़ वर्स देन यू नो स्लीपिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग. मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और नहीं सो रहे थे ना, वो बेटर था. बट आप एक्सरसाइज अब कर रहे हो और आप सो भी नहीं रहे हो, इट इज़ वर्स, बिकॉज इट्स टू, एक्सरसाइज इज इन अ वे कैटाबॉलिक एक्टिविटी, विच मीन्स आपका बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है, तो ब्रेक डाउन हुआ है. अब रिपेयर आप नहीं कर रहे हो तो आप तो डबल डैमेज कर रहे हो ना. तो अब ये बात सुन के कुछ लोग बोलेंगे अब जिम नहीं जाना. आई एम नॉट सेइंग, नाउ अगेन, यू नो, यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड दैट ऐसा नहीं है. और कुछ लोग इसीलिए बोलते हैं कि नहीं, मैं तो जब से जिम जाना शुरू किया ना, तब से तो मैं इरिटेटेड हो गया हूँ और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, वज़न कम नहीं होगा. वज़न कम, बिकॉज आप वज़न कम करते हो जब आप सोते हो. आपके बॉडी को न्यूट्रिशन तब मिलता है जब आप सोते हो. आपका बॉडी रिपेयर तब होता है जब आप सोते हो. आप मसल बिल्ड तब करते हो जब आप सोते हो. सिर्फ एक्सरसाइज से मसल बिल्डिंग, फैट बर्निंग एक्टिवेट होता है, बट होता एक्चुअली स्लीप के दौरान है. सो इफ़ यू डोंट स्लीप, यू आर डूइंग मोर डैमेज देन यू थिंक. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैं तीसरे पे आती हूँ, एंड दैट इज़ कब सोना. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे स्टॉक मार्केट में
जी, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कब इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। सेम तरीके से स्लीप में भी आप कितना सोते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कब सोते हो। दिस विल ऑल्सो आंसर अ लॉट ऑफ पीपल्स क्वेश्चन कि जैसे मैं शिवानी दीदी को बहुत एडमायर करती हूँ, तो मैं उनका रूटीन जब देखती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि वो 4 घंटे 6 घंटे सो के भी शी इज़ लाइक कम्प्लीटली एक्टिव, पर उनका स्लीप टाइम फिक्स्ड होता है। सो वैसे ही जो भी लोग 6 घंटे सो के भी गज़ब काम कर सकते हैं, वो जो मनी टाइम स्टॉक मार्केट में होता है ना कि ये मनी टाइम, इसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, तो स्लीप का जो मनी टाइम है दैट इज़ 10 to 2, रात को 10 से लेके 2 बजे तक। एंड नाउ आई कैन रिलेट कि मैं भी 10:30 10 साढ़े 10 तक सोता हूँ, तो मे बी दैट्स दैट इज़ ब्यूटीफुल। ऑल्सो वन थिंग। एब्सोल्युटली। ओके। अब आप देखोगे कि आपके स्लीप के स्टेजेस होते हैं, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, REM स्लीप, राइट। करेक्ट। तो ये REM स्लीप है ना, लोगों की बहुत कम हो चुकी है। डीप स्लीप तो हो ही चुकी है, बट REM स्लीप जो आपने मुझे सवाल भी पूछा था, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसमें आपको सपने आते हैं। आज एक्चुअली लोगों को सिर्फ स्लीप ना आने का प्रॉब्लम नहीं है, सपने ना आने का भी प्रॉब्लम है। सपने ना आना इज़ एक्चुअली बैड फॉर, अब मैं बहुत कॉमनली बता रही हूँ, फॉर मोस्ट पीपल जनरलाइज्ड, सपने ना आना इज़ टू बैड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको सपने आ रहे हैं बट याद नहीं रहता, एब्सोल्युटली फाइन, याद रहना ना रहना से फ़र्क नहीं पड़ता, बट सपने आने चाहिए, बिकॉज दैट्स योर REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो डीप स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ना, वो कम हो चुकी है, जिसे रिस्टोरेटिव स्लीप बोलते हैं, और लोग लाइट स्लीप ही अभी ले रहे हैं। अब आप 10 घंटे लाइट स्लीप लोगे, बट आपको डीप स्लीप और REM स्लीप, जिसमें फिजिकली, स्ट्रक्चरली, बायोलॉजिकली जो रिपेयरिंग होना था, मेंटली जो रिपेयरिंग होना था, REM में ब्रेन का रिपेयरिंग होता है, राइट, डीप स्लीप में बॉडी का रिपेयरिंग होता है, तो दोनों ज़रूरी है, तो वो रिपेयरिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप सोते हो तो एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में पास होता है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक वॉशिंग मशीन की तरह, आपका ब्रेन वॉशिंग मशीन जैसा हो जाता है कि क्लिनजिंग करता है, श्रिंक हो जाता है, CSF जो मैंने बोला वो पास होता है, पूरा मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स और कुछ वेस्ट प्रोटीन्स एंड कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, और आपको लगता है सुबह उठने के साथ रात को जो हेडेक हो रहा था नहीं हो रहा है, या रात को जो थकान थी सुबह गायब हो जाती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि हमने 10 से 2 के बीच में। ओके। ये मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपने रेस्टोरेटिव स्लीप बोला और REM स्लीप बोला, ऑन एन एवरेज कितने घंटे का ये होना चाहिए सबका? मैं परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज बताती बताइए हूँ। जी। सो अगर लेट्स से कि डीप स्लीप और REM स्लीप दोनों को कंबाइन करे तो ठीक वो है। रिस्टोरेटिव स्लीप ठीक बनती है। है। तो दोनों का आइडियली होना चाहिए 40% के आसपास, सो 40-45% के आसपास, विच इज़ रियली गुड। किसी का उससे भी कम हो रहा है मतलब इट्स नॉट बैड। सो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं इसीलिए नंबर ऑफ मिनट्स नहीं बता रही हूँ हाँ, क्योंकि दिस शायद इज सबके बेटर, लिए, दिस इज हाँ हाँ, बेटर। परसेंटेज वाइज हाँ दिस इज़ हाँ। गुड इनफ। सो लेट्स से कोई 8 घंटे की नींद ले रहा है और उसमें उसको 2 घंटे का भी रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिला है, इट इज़ बैड। बट सामने कोई ऐसा इंसान है कि जो 6 घंटे का नींद लिया बट 4 घंटे का रिस्टोरेटिव स्लीप लिया, इसीलिए गुड। इट्स गुड, क्योंकि रिस्टोरेटिव स्लीप काउंट होती है, नंबर ऑफ आवर्स भी काउंट तो होंगे, बट रिस्टोरेटिव तो होनी चाहिए ना उसमें। ओके। तो यहीं से मेरे को एक, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, इसमें बताइए, देयर आर टू केसेस। लेट्स से एक केस है जो 8 आवर स्लीप कर रहा है और उसको 20% रैम मिल रहा है, ठीक है, एंटायर लाइफ हम एवरेज अभी लेके चल रहे हैं। और एक केस है जो 7 आवर्स सो रहे हैं और उनको रैम मिलता है 45%, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो बेटर है। मुझे ये समझना है, ये इन्होंने स्लीप, इनका 6.5 आवर्स ही कर लेते हैं, ठीक है, और इनका 8 आवर्स कर रहे हैं। नाउ टेल मी, इन बोथ ऑफ द केसेस हु हैज़ द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्जाइमर? वाई एम आस्किंग, मेरे को समझना है कि ये अल्जाइमर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज आफ्टर अ सर्टन एज, लोगों को भूलने की क्षमता ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रीजंस क्यों हो रहा है ये बहुत ज़्यादा, एंड क्या इसका स्लीप से भी रिलेशनशिप है, एंड इन दोनों केसेस के हिसाब से मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। नॉट जस्ट अल्जाइमर, क्या क्या डैमेजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स अगर ये कंटिन्यू होता है, दोनों के क्या सिचुएशन हो सकती है? आपने जो दोनों एग्जाम्पल दिए उसमें फर्स्ट केस में ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। आई विल नॉट से होगा ही होगा ऑफ कोर्स, फर्स्ट बट केस विच इज 8 आवर्स एंड 20% ऑफ यस, REM। ओके, यस उसमें वाई? बिकॉज ज़्यादा रेम कम हो तो रिकवरी। रिस्टोरेटिव कम है, सो ठीक है। रैम और डीप स्लीप दोनों कम है, हाँ, करेक्ट। इसीलिए वो हो सकता है, क्योंकि ठीक है। क्लिनजिंग नहीं हुआ, डिटॉक्स नहीं हुआ, हीलिंग नहीं हुआ। जी। अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, सिज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, टू मच एंग्जाइटी हो गई, आसान भाषा में एंग्जाइटी, अब तो ऑलमोस्ट
everyone faces, like 11 साल के बच्चे भी बोलते हैं मुझे बहुत एंग्जाइटी है, which is very rare, which was very rare earlier. तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि दो चीज़ें. पहला तो बिकॉज हमारा बॉडी साइकोसोमैटिक यूनिट है. साइक माइंड, सोमा बॉडी, साइकोसोमैटिक. तो माइंड का असर बॉडी पे होता है, बॉडी का असर माइंड पे होता है. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज लोग बीमार शरीर से नहीं है, बीमार यहाँ से है. बिकॉज सब कुछ फास्ट हो चुका है, सब कुछ ज़्यादा हो चुका है, ओवर हो चुका है. तो उनको सफलता भी जल्दी लानी है, पैसे भी फटाफट कमा देने हैं, काम भी पहले कभी 6 घंटे किया करते थे, अभी तो 12 घंटे भी कम पड़ रहे हैं. तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन एक्सेस. देर इज़ नो बैलेंस, जिसे बॉडी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है. होम्योस्टेसिस इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस. आपका बॉडी थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम करने की कोशिश करेगा, थोड़ा भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा. सो एवरीथिंग, द बॉडी हैज़ अ सिस्टम इनसाइड. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप कुछ भी ओवर करते हो, अति करते हो, जो हमने देखा, तो हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, जो आपके अगेन ब्रेन हेल्थ को असर करेगा. तो वो पहली चीज़ है. सो टू मच डूइंग एनीथिंग टू मच एंड नॉट हैविंग बैलेंस इन लाइफ. मैं आपको सेकेंड पे आऊँ ना, उसमें एक बिल्कुल बिल्कुल चीज़ बिल्कुल. बता देती जी हूँ. हैव जी. यू हर्ड ऑफ ब्लू जोन्स? जो जहाँ पे सबसे हेल्दी लोग रहते यस. हैं. या ब्लू जोन्स दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं. डैन ब्यूटनर का एक उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म आया था नेटफ्लिक्स पे आई थिंक नेटफ्लिक्स सो. के या आई हैव ऊपर. सीन दैट. एंड जापान में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बट जापान में ओकिनावा करके एक जगह है विच इज़ वन ऑफ द ब्लू जोन्स. तो मैं वहाँ गई. ओह, यू हैव बीन देयर. आई हैव बीन देयर ट्वाइस. वाओ. ओके. आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट प्लेस. मतलब मुझे इतना मज़ा आया वहाँ पे. आई विल नॉट रेकमेंड कि कोई जाए मेरी बात पे. क्यों? क्योंकि वहाँ आपको टूरिस्ट चीज़ें नहीं मिलेगी. प्लीज़ मत जाना, आप दुखी मेरे हो को लग रहा जाओगे. है आप आपकी क्यूरियोसिटी के चक्कर में गए हैं शायद. घूमना तो एक होगा बट सो क्यूरियोसिटी. पहली बार जब हम गए थे, मैं और स्नेह, हम जी दोनों जी. गए थे, और जापान का कल्चर हमें देखना था ओके. कि क्या होता है. वहाँ पे हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के भी बहुत फ़ैन हैं. तो वहाँ यूएस के बाद पहला जापान में खुला था, तो वी वांटेड टू सी अच्छा, आप दैट. भी एडवेंचर और इन सब के आई लव फैन हैं. आई ओके. लव दैट. ओके. आफ्टर माई मैरिज, बिफोर माई मैरिज आई वॉज डिफरेंट. ओह, ओके. बट या, सो ब्लू जोन वहाँ पे जब मैं गई, सो ब्लू जोन्स आर प्लेसेस जहाँ पर लॉन्गेस्ट एंड हेल्दीएस्ट लिविंग पॉपुलेशन रहते हैं. 100 साल से ऊपर लोग जीते हैं ज़्यादातर लोग. और वो ऐसे होते हैं जो मरते हैं तो इसीलिए नहीं मरते कि कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आया, डायबिटीज़ हो गया. बिना कोई बीमारी मरते हैं क्योंकि उम्र हो गई इसलिए मर गए. नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ होता है. तो उनके ऊपर जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि क्यों उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक या कोई बीमारी नहीं होती है. उसमें नंबर 1 रीज़न वाज लोनलीनेस. जो हमें है उनको नहीं है. दे आर ऑलवेज हैविंग पीपल अराउंड देम. तो उनके आसपास लोग हैं और उनका बहुत सिंपल लिविंग है. वो कुछ भी अकेले नहीं करते. जब आप फास्ट लाइफ जीते हो ना, इन अ वे आप थोड़े अकेले हो जाते हो. व्हेन यू गेट एवरीथिंग इज़ गुड. आई एम नॉट सेइंग पैसा मत कमाओ, बट पैसा कमाते हो, ज़्यादा फेम पाते हो, ज़्यादा सक्सेस पाते हो, आप देखो कि ज़्यादातर इवन हम सेलिब्रिटीज़ जो लोग जानते हैं ना, वो अकेले हो जाते हैं. अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, मैंने जितने लोगों को मैं मिली हूँ मेंटल डिसऑर्डर, आई हैव सीन लोनलीनेस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर. इवन हार्ट अटैक, लोनलीनेस. इवन इफ़ यू से कि मेरे तो 1000 फॉलोअर्स है या वट एवर फॉलोअर्स और वट एवर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, और मे बी यू हैव पीपल अराउंड यू, बट सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस वाला जो फीलिंग है ना, वो कहीं आज मिसिंग है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है. अभी अल्जाइमर्स तो बहुत बड़ा हो गया, बट छोटी चीज़ कि ओवर थिंक मैं बहुत करता हूँ. क्यों करते हो? बिकॉज आप अकेले हो. आप देखना, आप जब फ्रेंड्स के साथ हो, क्या आप एंग्जाइटी में हो उस वक्त? यू आर हैविंग फन, यू आर एन्जॉइंग. आप जिनके साथ आप जिनको प्यार करते हो उनके साथ जब आप टाइम बिताते हो ना, लोनलीनेस रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी नहीं रहेगी. सो आई फील द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ मे बी फाइंड अ हॉबी और फाइंड पीपल और बिल्ड योर ट्राइब, जिसकी वजह से आपको मेंटल डिसऑर्डर्स ना हो. सो दैट्स बिकॉज ब्रेन के लिए फूड इज़ पीपल. ओके. सो लोनलीनेस को हमको पहले फाइट करना है. Yes. वी हैव टू स्टे कनेक्टेड, लव कनेक्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. वो Got it. होनी चाहिए. दैट्स द ठीक है, फर्स्ट थिंग. ठीक द सेकेंड इज बायोलॉजिकली कुछ न्यूट्रिशन है जो आपको हेल्प करते हैं. अगर उसमें डेफिशिएंट हो जाएंगे तो आपको ब्रेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना शुरू होंगे. नंबर 1 फूड फॉर ब्रेन इज हाइड्रेशन.
सो डिहाइड्रेटेड बॉडी होगा तो कुछ तो प्रॉब्लम आने वाला है. सिंपल है, फोकस नहीं कर पाओगे इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड. सो इफ़ यू डोंट हैव इनफ वाटर एंड वाटर रिच फूड. सेकेंड इज़ ओमेगा 3 फैट्स. आपका ब्रेन जो है वो फैट है अल्टीमेटली, तो वो जो फैट है उसको फैट चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए. सो व्हाट आर हेल्दी फैट्स? नट्स एंड सीड्स, घी एब्सोल्युटली फाइन, और उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड. तो वेजिटेरियन में ओमेगा में मैं डिटेल नहीं जाऊँगी, बट EPA, DHA, ALA अलग 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 होते हैं. बट ALA इज़ फ्रॉम प्लांट बेस्ड विच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, बट स्टिल वॉलनट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये तीनों सोर्सेज है ओमेगा 3 के वेजिटेरियन में. नॉन वेजिटेरियन में फैटी फिश जैसे सामन है, एक्सेलेंट, ट्वाइस अ वीक लेना चाहिए इफ समबडी इज़ अ नॉन वेजिटेरियन. तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सप्लीमेंट ज़रूर लो. और दैट्स ऑल्सो अ रीज़न वाई सत्वम RHN जो मेरी सप्लीमेंट ब्रांड है उसमें वी लॉन्च्ड अ वेजिटेरियन वर्जन ऑफ ओमेगा 3, बिकॉज बहुत सारे लोग लेते नहीं है, बोले फिश ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता. तो ओमेगा 3 डेफिनेटली इज़ अ ब्रेन फूड. एंड थर्ड इज़, जितना जंक दूर करोगे इतना कचरा यहाँ पे कम जमा होगा. क्या ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. मुझे एक चीज़ बताइए, स्लीप पे ही और कुछ मेरे दिमाग में आया है. सो आजकल ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, लोग पूरा हेक्टिक स्केड्यूल है, टाइम नहीं है, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. तो लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं, विल पॉप इन अ मेलाटोनिन सप्लीमेंट, जो आजकल कैंडीज़ और पता नहीं बहुत 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 गमीज़ और ये सब बहुत आ रही हैं. बोले एंड पीपल हैव सीन सम रैंडम यूट्यूब वीडियोस, बोले हाँ मेलाटोनिन तो वो हो जाता है. मेरे यहाँ पे दो सवाल हैं. देर आर अदर वेज ऑल्सो, कि कुछ लोग कहते हैं मेलाटोनिन ले लो, कुछ लोग कहते हैं, हमारे उसमें कहते थे कि दूध थोड़ा सा ल्यूक हाँ, वार्म करके आप उसमें जायफल डाल दो. हाँ हाँ. वो करके आप कर लो. सम पीपल से अश्वगंधा ले लो, कुछ लोग कहते हैं जिंक मैग्नीशियम ले लो. बहुत करेक्ट. देर आर मल्टीपल थिंग्स. आई वांट टू अंडरस्टैंड, पहला इनमें से कौन सी चीज़ सही होगी, अगर सब कुछ गलत है तो क्या सही हो सकता है, दैट इज़ वन. एंड सेकेंड, आई वांट टू अंडरस्टैंड मेलाटोनिन ऑल्सो इज़ क्लिनिकली मेड, एंड कहीं ना कहीं ये तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है लेकिन हम बाहर से ले रहे हैं. डोंट यू थिंक इट इज़ गोइंग टू हैव सम हार्मोनल या कोई कुछ दूसरा इशू नहीं हो सकता? तो मुझे ये थोड़ा समझना है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे को फॉर श्योर व्यूअर्स जो हेक्टिक शेड्यूल हैं वो कहीं नहीं अमेजोन पे रिव्यू देखा, कुछ भी लिया और चलो ये वाला मंगा ले, ये वाला मंगा ले, एंड देन दे आई हैव लिटरली सीन देम पुटिंग रिव्यूज ऑल्सो कि नहीं ये वाला अच्छा काम कर रहा है, वो उसमें इतना है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस. नो, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. मैं इसे कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगी, बिकॉज हेल्थ में अगर कोई एक चीज़, हमेशा कोई भी आपको हेल्थ कोच है या न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा कहेंगे इट डिपेंड्स. सो मेलाटोनिन, इज़ इट गुड और बैड? इट डिपेंड्स. सो मैं उसका सिंपल सा लॉजिक लेवल में समझाती हूँ. पहला लेवल, एक्सट्रीम लेवल. कोई ऐसा इंसान है कि जिसको इंसोम्निया है, जिसको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, जिसको नींद ही नहीं आती कितना भी चेंज कर ले लाइफस्टाइल में, तो उसको मेलाटोनिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि उसका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो एक्सटर्नल थोड़ा सपोर्ट ले लो और लाइफस्टाइल में बदलाव ला दो. जैसे स्क्रीन टाइम कम कर दिया, वाइंडिंग डाउन एक्टिविटी बिफोर यू स्लीप वो शुरू कर दिया, सुबह उठने के साथ एक्टिविटी बढ़ा दी, वगैरह वगैरह. तो उससे क्या होगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, मेलाटोनिन का एक्सटर्नल सपोर्ट ले लिया, जिसकी वजह से अब रेगुलेट होगा धीरे धीरे ऑफ मेलाटोनिन, वो हो जाएंगे. उससे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं आते हैं. सो वो नहीं होगा. बट हाँ, अप टू 5 mg इज़ फाइन. अप टू 5 mg मेलाटोनिन इन एक्सट्रीम केसेस, जिनको 20 साल पुराना इंसोम्निया है, स्लीपिंग पिल्स बंद नहीं हो रही है, जैसे जोल फ्रेश करके एक स्लीपिंग पिल आती है तो उसका डोज काफ़ी हाई है, तो कभी 10 mg मेलाटोनिन इन एक्सट्रीम केसेस, अदरवाइज 5 mg मेलाटोनिन इज़ फाइन फॉर सम टाइम. फिर सेकेंड स्टेज आता है, जिसको बस थोड़ा प्रॉब्लम है, बोले करवटें बहुत बदलनी पड़ती है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक नींद नहीं आती, बट आ जाती है 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद. तो उस केस में आप बिना सप्लीमेंट अगर लाइफस्टाइल में बदलाव ला के रिजल्ट ला सकते हो 1 महीने के अंदर तो ग्रेट, नहीं ला सकते हो तो सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहो. तीसरा आता है वो लोग कि जो स्लीप क्वालिटी बेटर करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो गमी आ गया, ऐड आ गया, या जस्ट बिकॉज वो मज़ा आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज हाँ मेरे को लेके बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो मत लो. बिकॉज आपका बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है. अब आप बाहर से दोगे तो वो जो नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसमें थोड़ा तो असर आएगा. तो डोंट टेक इट इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. तो दिस इज़ अ थर्ड स्टेज. अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि नींद ही नहीं आ रही है, मेलाटोनिन इज़ अ स्लीप हार्मोन, बट मेलाटोनिन को नेचुरली कैसे प्रोड्यूस करवाए, उसका 2 सिंपल सा तरीका है. मेलाटोनिन जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब अंधेरा होता है
तो रेटिना के माध्यम से अंधेरा डिटेक्ट होता है, क्योंकि अभी तो अंधेरा है, पीनियल ग्लैंड जो है उसे पता चलता है और वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। बट मेलाटोनिन को 2 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, एक है कॉर्टिजोल और दूसरा है सेरोटोनिन, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कॉर्टिजोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, अच्छा है अच्छी क्वांटिटी में। तो एग्जाम्पल है, सुबह सनलाइट लिया, कॉर्टिजोल रिलीज़ हुआ, आपने काम किया, फोकस्ड है, सब कुछ सही से जा रहा है, पूरे दिन में आप एक्टिव हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पूरे दिन में इनफ कॉर्टिजोल रिलीज़ हुआ, तब जाके रात में मेलाटोनिन अच्छे से प्रोड्यूस होगा। प्रॉब्लम क्या है आज कि हम बैठ के काम करते हैं, मूव नहीं करते हैं, टू मच सेडेंटरी हो गया है बहुत। सेडेंट्री, जी। टू मच सेडेंट्री, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, गलत तरह से कॉर्टिजोल प्रोड्यूस हो रहा है। एड्रिनल फटीग उसे बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिजोल रिलीज करता है, तो हमारी एड्रिनल बोल रही है कि यार कितना कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करो, तो वो इन अ वे रेजिस्टेंस स्टेज में आ जाता है ना। टू टेक्निकल बट मेक इट वेरी वेरी सिंपल, दिन के दौरान अगर आप इनफ एक्टिव हो, सनलाइट लेते हो, वर्कआउट करते हो, और शाम को आप वाइंडिंग डाउन एक्टिविटी करते हो। वाइंडिंग डाउन मतलब बस दोस्तों के साथ बैठे हो। वाइंडिंग डाउन डज नॉट मीन 2 ग्लास। कुछ लोगों को ये भी लगता है अल्कोहल से मस्त नींद आती है, इट्स अ मिथ। वाइंडिंग डाउन मीन्स रियली डूइंग समथिंग कि जिसमें आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, अपने आप के साथ कनेक्टेड हो इन अ गुड वे, तो वो करो। सो उससे रात को जो है, तो दिन में कॉर्टिजोल इनफ प्रोड्यूस होगा तो मेलाटोनिन रात को होगा। दूसरा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज़ अ हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर। जब आप खुश होते हो तो आपका बॉडी सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। लोगों को ये नहीं पता कि सेरोटोनिन रात को जाके मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो इफ़ यू डोंट हैव इनफ सेरोटोनिन इन योर बॉडी, रात को इनफ मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस 2 वजह से नहीं होता है इनफ। एक, आप खुश नहीं हो लाइफ में तो प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, आपको पता है 90% सेरोटोनिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपके गट में। तो अगर आपको गट रिलेटेड कोई कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, तो आप सो नहीं पाओगे। और इसीलिए आप देखो रात को थोड़ा पेट में गड़बड़ है ना, यू आर नॉट एबल टू स्लीप। पैर में दर्द है, आप सो जाओगे। हेडेक है, आप सो जाओगे। पेट में दर्द है, आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। इट गेट्स प्रोड्यूस्ड इन योर गट, और वो फिर रात को मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करता है। ओह वाओ, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज सारी कनेक्टेड। चीज़ें। इसीलिए जब दुख आता है ना लाइफ में, नींद चली जाती है। बिल्कुल। एंड आई थिंक इसलिए शायद लोग कहते होंगे कि जो लोग जिम हिट कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग बॉडी, वो मेंटली भी वो ज़्यादा फिट रहते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। ना मैं आई हमेशा गेट ये इट। कहती हूँ कि जो जिम में जाते हैं उनको एक बीमारी होती है, खुश रहने की बीमारी। क्योंकि सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, एंड एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो होती है ना, उसके अंदर सेरोटोनिन केमिकल होता है। ओके, बट आप नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। वाओ। बट देखिए, जिम अच्छी जगह है, लेकिन हाल फिलहाल में इतने केसेस आ रहे हैं, ट्रेडमिल में भागते भागते किसी को हार्ट अटैक आ गया है। मुंबई का केस था, एक इंदौर का केस था, 25-year-old कोलैप्स्ड। एंड कुछ लोग होते हैं जो वो वेट जब वो करते हैं, आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजीज, वो कौन से एक्सरसाइजेज होती हैं आप जानते होंगे, वेट ट्रेनिंग, लिफ्टिंग, उस समय पर अचानक से आई हैव सीन कि वो करते करते अचानक से कुछ होता है, दे कोलैप्स इट ओवर देयर, एंड देन अचानक से क्यों ये इतने, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे जो माता पिता देख रहे हैं जिनके बच्चे आके हेल्दी हैबिट्स लेना चाहते हैं एट द एज ऑफ 18 और 19 की, पापा मैं मुझे जिम की सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, विच इज़ अ गुड हैबिट आई फील, बट स्टिल दे डीमोटिवेट कि तूने कल अखबार में नहीं पढ़ा था, इसका तो हार्ट अटैक हो गया था, इससे तो जिम में तो वाई इज़ इट हैपनिंग, कैन यू प्लीज़ मैं हेल्प? एक स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ, बिल्कुल, लेस देन अ मिनट। बिल्कुल। इससे समझ आ जाएगा कि ये मिथ क्या है। जी। एक बार एक इंसान था, उसका काम था कि सिर पे टोकरी रखता था और पुरानी किताब घर घर जाके कलेक्ट करता था। तो एक दिन पूरा दिन उसने काम किया, पूरी टोकरी भर गई है, पूरा वज़न के साथ सारी किताबें आ चुकी है, हैवी हैवी। आखिरी घर पे जाता है, नॉक करता है, सामने दरवाज़ा खोलता है और वो एक 50 ग्राम की 50 पेज की छोटी सी किताब उसकी टोकरी पे रखते हैं। जैसे ही वो 50 ग्राम की किताब रखते हैं, वो इंसान गिर जाता है, फेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे 50 ग्राम की किताब से वो फेंट हो गया, उतना तो वज़न था नहीं। बट वो गिरा नहीं वो बुक की वजह से, वो गिरा इसीलिए क्योंकि पहले पूरे दिन के दौरान वो जो भार लेके चल रहा था उससे वो कैरी नहीं हुआ, जब हल्का सा 50 ग्राम का ट्रिगर उसके ऊपर रखा गया। तो क्या 50 ग्राम की किताब से वो गिरा? नहीं,
पूरे दिन में उसने वो टोकरी पे जो लोड लिया था अपने सिर के ऊपर, उसकी वजह से वो गिरा। वैसे तो मैं समझ गया हूँ बट सो यस इसमें दो शब्द है, एक है रूट कॉज, दूसरा है ट्रिगर। जिम, ट्रेडमिल, वेट लिफ्टिंग ट्रिगर में आता है। तो वो ट्रिगर ज़रूर करता है कि आपको ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, हैवी लिफ्ट कर रहे थे, तो हार्ट रेट आपका बढ़ा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया, बट वो ट्रिगर हुआ। वो हार्ट रेट आपका उस वक्त बढ़ा और ट्रिगर इसीलिए हुआ और हार्ट अटैक आया क्योंकि आपने पहले इनफ उसके ऊपर काम नहीं किया था और वो हार्ट को लोड पड़ा। रूट कॉज क्या था? रूट कॉज कुड बी कि आपने बहुत इमोशंस को सप्रेस किया। डू यू नो नंबर वन रीज़न ऑफ, पहले तो मैं एक फैक्ट बता दूं कि इंडिया में हार्ट अटैक इज़ द नंबर वन किलर। दुनिया में हार्ट अटैक इज़ द नंबर वन किलर। दुनिया में भी, ठीक दुनिया है में नंबर वन किलर इज़ हार्ट नंबर अटैक। 1 किल हाँ, ओके नंबर वन किलर अगेन इज़ हार्ट ठीक है अटैक। इंडिया में भी द किलर नंबर वन इज़ हार्ट अटैक। दैट्स द फैक्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट? हार्ट रिप्रेजेंट्स लव। अब ज़्यादातर हार्ट अटैक मैन को आता है, विमेन को आता है? मैन मैन, करेक्ट। सो डबल केसेस मैन में होता है। करेक्ट क्यों होता है? क्योंकि मैन को सिखाया गया है बचपन से कि मर्द को दर्द नहीं होता। लड़की है क्या, क्यों रोक रहा है, रो रहा है? तो वो है ना अपने इमोशंस को पहले से ही दबाना सीख गया। उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया। उसकी शादी हो गई, बच्चे हैं, घर पे जाता है, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट घर पे नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं झेल सकता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं रोऊंगा नहीं, मैं स्ट्रेस अपने आप ही कैरी करूँगा। अब वो क्या करता है? सप्रेस करता है, सप्रेस करता है, सप्रेस करता है। वो सारा लोड एथरिक बॉडी के अंदर, या आप इमोशनल मेंटल बॉडी देखो तो हार्ट के ऊपर तो आ ही रहा है। फिजिकल डायमेंशन में वो हार्ट के ऊपर आ ही रहा है। कुछ चीज़ें मेटाफिजिकल साइंस होती है जो प्रूव नहीं हो सकती। कुछ लोग कहेंगे ये क्या बेकार बात है। समटाइम्स आई एम श्योर इट विल बी प्रूवन सम टाइम कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, जो लोगों से घिरे हुए हैं उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। बट जो लोग लोनली है, जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते और सप्रेस करते हैं, ईदर बाय हाइडिंग, बाय नॉट शेयरिंग अबाउट इट एट होम, और रात को 2 ग्लास ले लेंगे और सोच लेंगे सब हो गया, सब ठीक हो गया, बट वो सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन नहीं है। सो आई फील द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ जस्ट कीप एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। रोना अच्छा है, रोना इज़ अ डिटॉक्स प्रोसेस। तो जितने भी मर्द सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि मर्द को दर्द नहीं होता वो भूल जाइए। वही मर्द असली मर्द है जिसको दर्द होता है और वो जताता है। तो वो डेफिनेशन बदल चुकी है। तो दैट्स द न्यू एज मैन, और आई थिंक दैट्स द अल्फा मैन कि जो फेमिनाइन साइड भी जा सकता है थोड़ा सा भी। जी तो आई थिंक उसमें हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। Okay. दूसरा, आर्टीरियर प्लेक बिल्डअप हो जाना, जिससे लिवर प्रोफाइल जिनकी बुरी होती है, जिनका टू मच ऑफ फैट होता है, जिनका बेली फैट ज़्यादा होता है, जिनका ब्लड रिपोर्ट बहुत गड़बड़ होता है, उनको चांसेस होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है उनको चांसेस होता है कि हार्ट अटैक आएगा। तो अपने बॉडी के लेवल पे भी काम करो। सबसे पहली चीज़, वज़न अगर ज़्यादा है वज़न कम करो। आई डोंट मीन कि आप पतले दिखते हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, नो, आई मीन फैट। आपका वज़न भले बराबर हो, फैट बॉडी में ज़्यादा होगा, चेक करना। जैसे टोफ़ी कहा जाता है, थिन आउटसाइड, थिन आउटसाइड बट फैट इनसाइड, ओके टोफ़ी, ओके TOFI। तो आपका ये कहना है कि ये जितने लोग जिम में कर रहे हैं इन लोगों को शायद अपनी बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता है, एंड देन सडनली व्हेन दे आर लिफ्टिंग हैवी या फिर बहुत तेज़ी से ट्रेडमिल में दौड़ दे रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली कॉजिंग दिस थिंग। एंड प्लस एक रीज़न तो आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बताया कि ना सोना और फिर वर्कआउट करना एब्सोल्युटली, इज बहुत बड़ा ऑल्सो रीज़न। इवन स्मोक करना, अल्कोहल लेना, जैसे हम कुछ सेलिब्रिटीज़ देखते हैं पेपर में और देखते हैं कि यार ये तो इतना बॉडी बिल्डर जैसा था, इसको कैसे हार्ट अटैक। बट यू डोंट नो कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस, स्मोकिंग कितना था, और ये स्ट्रेस और स्मोकिंग इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। ओके मोस्ट पीपल ओके डोंट नो अबाउट दैट। सो पर ये स्मोकिंग का लोगों ने ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, जेंजी को मैं देखो वेपिंग करके, वेपिंग हाँ, इज दैट इक्वली बैड। ओके वेपिंग भी I do not recommend. I won't say equally bad, but it does damage, that it is what does is damage. हाँ, okay. it does damage. सिंस यू हैव मेंशन अबाउट ड्रिंकिंग, हम्म, दारू के लिए भी अलग अलग, एक तो बड़ा अजीब सा एक ये वस्तु है दारू। सेलिब्रेशन होता है तब लोग चलो 2 लगा लेते हैं, दुख होता है तब 2 लगा लेते हैं, पुष्पा छोड़ के चले गई फिर 2 लगा लेते हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड
कि यूएस यूके वेरेवर आई गो टू दिस वेस्टर्न प्लेसेस, वहाँ पे तो इट्स अ ट्रेंड, वहाँ पे कॉकटेल पार्टीज होती हैं. आई मीन ऑब्वियसली वी पीपल लाइक अस बिकम ऑड वन आउट कि भाई हम क्या करें यहाँ पे, बट दैट्स अ ट्रेंड आउट देयर एंड इट हैज़ बीन सीपिंग थ्रू सो मैनी ईयर्स. और इंडिया में तो जेंजी हो या ऑफिस, उसमें यार तू दारू नहीं पीता कैसा लड़का है, इस तरह से स्टेटमेंट्स होते हैं. क्या मॉडरेशन में सही है या स्टिल इट विल डू अ डैमेज? अगर सही है तो कौन सी चीज़ें, इसमें भी कैटेगरीज होती है. वाइन ले लो, कुछ लोग बोलते हैं वाइन हेल्थ के लिए अच्छी, हार्ट हेल्थ के लिए. आई वांट टू अंडरस्टैंड ये दारू क्या सही में अच्छी है या बुरी है, डैमेज ही करती है? अब अगेन इसमें कॉन्टेक्स्ट होगा. कॉन्टेक्स्ट दो चीज़ों का है, एक है जेनेटिक्स का, दूसरा है वेदर का. ओह, वेदर भी. हाँ, ओके. सो जेनेटिक्स, पहले तो हम जब यूएस या यूरोपियन लोगों को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, ये तो हर रोज़ लेते हैं, इतना लेते हैं, हम कभी तो ले सकते हैं. तो पहले तो उनके जेनेटिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है, हमारे बने नहीं हैं अल्कोहल के लिए. दूसरा वहाँ का वेदर, तो जिस वेदर में ठंड ज़्यादा होती है उसमें अल्कोहल का नुकसान कम होता है. हमारा देश गर्म है, हमारा देश जनरली नहीं बना है ये अल्कोहल के लिए. सो दीज आर वेरी, मतलब वो जनरलाइज स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ. पर अब कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा कभी कभार तो चल जाएगा. तो आई टेल यू टू ऑप्शंस इन दैट. फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन? कभी ना लेना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता. बिकॉज आप स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं, वो आपके ब्रेन में परमानेंट डैमेज करेगा करेगा और करेगा ही. स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल परमानेंट ब्रेन को डैमेज करता है, इट इज़ प्रूवन. तो कुछ लोग डर जाएंगे. बट अगर दूसरे किस्म के लोग हैं कि नहीं नहीं मुझे कभी तो लेना ही पड़ेगा, या आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ, देन टेक केयर ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ. जैसे कि सोशल हेल्थ कैसी है, इमोशनल हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है आपका, एक्सरसाइज कैसा है, क्या स्लीप अच्छे से ले रहे हैं. तो ओकेजनली अगर आपने कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ ऐसे ही ले लिया, इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, मॉडरेशन में. बाकी पिलर्स. और तीसरा जो है, आप अल्कोहल क्यों लेते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट. आप अल्कोहल इसीलिए लेते हो क्योंकि मैं नहीं लूँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, वो वजह बुरी है और वो सबसे बड़ा डैमेज करता है. बट आप अल्कोहल इसीलिए ले रहे हो कि चलो ऐसे ही मैं नहीं लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दोस्त ले रहे हैं, चलो थोड़ा सा मॉडरेशन में मैंने ले लिया, तो आपको उतना गलत असर नहीं होगा. यू नो व्हाट आई मीन. तो क्यों ले रहे हो आप, दैट मैटर्स. तो एग्जाम्पल है, कोई छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो गया और आपने लिया, बहुत डैमेज करेगा. अगर लेट्स से आप अगर लेट्स से आप बहुत बिजनेस लॉस में हो एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, और क्योंकि आप सो नहीं पा रहे तो आप अल्कोहल ले रहे हो और स्ट्रेस को दबाने के लिए ले रहे हो, बहुत नुकसान करेगा. बट लेट्स से मैंने आपको जो ब्लू जोन बोला ना, वहाँ पे देर इज़ वन मोर रूल, वो लोग जो फॉलो करते थे उसे वाइन एट 5 कहा जाता था. दे यूज टू हैव वाइन एट 5 o'clock. बट वो लोग वाइन क्यों लेते थे? इसीलिए लेते थे कि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे वाइन चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिससे मैं खुश हो जाऊँ. नहीं, वो वाइन इसीलिए लेते थे. इट वॉज अ वाइंडिंग डाउन टाइम फॉर देम. फैमिली के साथ इकट्ठा हुए और वाइन लिया ताकि ये शांत हो जाए. सो अगेन इट मैटर्स वाई यू आर टेकिंग इट. एंड अल्कोहल बस जब तक आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, तब तक मॉडरेशन में इट माइट बी ओके इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू टेक इट. बट अगर मैं कोई अल्कोहल अवॉइड करने को कहूँगी, जो लोगों को लगता है ये तो चलेगा, इज़ बियर. बियर कम्प्लीटली अवॉइड. बट डोंट यू थिंक बड़ा स्ट्रेंज है, जो हट्टे कट्टे कुछ लोग होते हैं, स्पेसिफिकली वी गो इनटू द नॉर्दर्न एरियाज, वो ना काफ़ी पतले लोग जो होते हैं उनको ये सजेस्ट करते रहे तो बियर पी भाई, तू ऐसा आपने सुना होगा बियर पीने से, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट यू बियर जो है ना उसमें क्योंकि 4% अल्कोहल होता है जी. आई थिंक 4% होता है उसमें, तो कम होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है. आई थिंक उसका एक नया वर्जन है जिसपे विजय माल्या लेके आए थे, 8% था, बट हाँ 4%. जनरली दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ 4% इज लाइक एवरेज. तो लोगों को लगता है इसमें तो अल्कोहल कम है ना, तो पीते हैं. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि बियर जो है वो एक कैन में 4% होता है. अब आप एक कैन पे ख़त्म करते हो नहीं, अब आप काउंट करो कि आपने कितने लिए. लेट्स से इवन इफ समबडी इज टेकिंग 6, तो यहाँ पे सीधे 24% हो जाएगा. एब्सोल्युटली. सो इट्स द क्वांटिटी दैट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज. प्लस अब जितना ज़्यादा लोगे उतना चखना ज़्यादा लोगे. चखना तो और ज़्यादा डैमेजिंग है क्योंकि कितना ज़्यादा कैलोरी ले लिया. अब चखना में थोड़ी ना सैलड खाओगे,
बहुत कम लोग खाते हैं. आई नहीं, नो कोई देर आर नहीं सम खाता है। पीपल हु माइट टेक 10-5% पीपल, बट ज़्यादातर लोग चिप्स लेंगे और वो एकदम फ्राइड सिंगदाना जी, जी, लेंगे जी, या जी, जी। कुछ ऐसा लेंगे जो तला हुआ है, राइट? या पनीर चिली जैसा कुछ ले लिया वगैरह वगैरह, विद समथिंग विच इज़ रियली फ्राइड एंड स्पाइसी. तो वो लेते हैं. अब वो ज़्यादा डैमेज करता है. सो बेसिकली अगर अगर जेन्यूनली लेना ही है आपको, तो प्लीज़ आप पहले तो बियर को अवॉइड करो. एंड ऑफ कोर्स देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस जो रेड वाइन को अच्छा कहते हैं, बट ज़्यादातर रिसर्चेस और केस स्टडीज़ अभी भी चल रहे हैं, बट वो सारे फंडेड होते हैं बाय पीपल हु सेल रेड वाइन. Got it. तो आई विल नॉट से कि ये लो ये मत लो, बट बियर इज़ समथिंग जो बियर इज, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कुछ समय पहले एक बहुत बढ़िया चीज़ कही थी कि गट का बहुत कुछ लेना देना रहता है. आई वांट टू कम अराउंड दिस थिंग. मैं दो केसेस बता रहा हूँ मेरे ही पहचान वालों का. सो लेट्स से, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोग फेस करे होंगे. एक का ये इशू है कि यू नो उनको इतनी आदत लग गई है कि ओवर द लास्ट 12 years हर मील के बाद, वो हिंगोली आपने सुनी है, हर मील के बाद उनको 2 हिंगोली लगती है. लंच हो जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए. अब ये जो हिंगोली हो गई या कब्ज़ वब्ज़, ये मैंने जब सुना था कि ये आफ्टर 55-60 लोगों को लगता होगा. इंटरेस्टिंगली द पीपल अबाउट whom आई एम टॉकिंग अबाउट आर 22-23 years old. कोई सीए की तैयारी कर रहे हैं तो बोले समय नहीं मिलता है, एंड हिंगोली नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट डे वे नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम, करेक्ट, कॉन्स्टिपेटेड. कॉन्स्टिपेटेड. पहला, क्या ये चीज़ सही है करना? मुझे तो पता नहीं, सही नहीं लगता, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड साइंटिफिकली ऑल्सो आपकी तरफ से. एंड दूसरा एक और केस है जिसमें कि ये तो पहला केस काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो गया कि उसके बिना होगा ही नहीं. दूसरे का ये केस है कि वो जितना भी खाना खा लें, कुछ भी कर लें, बहुत सारे मेडिकल रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं, दुनिया भर के वो करे हुए हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनको ना बहुत इर्रेगुलर टाइम पे उनको वॉशरूम जाना पड़ता है. कभी बोलते हैं कि कभी सुबह 3 बजे जाने जोर से आ जाती है, कभी अचानक से 7 o'clock मतलब डिफरेंट डिफरेंट. व्हाट इज़ हैपनिंग विद ये गट का ही इशू चल रहा है? एब्सोल्युटली यस. तो इसको थोड़ा डिकोड कीजिए आप. अब ये आपने जो बोला कि कुछ बाहर से ले लेते हैं जी. और नहीं लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल. क्लिनजिंग नहीं होता है. तो ये ऐसा हुआ कि आपके घर के सामने जो फ्रंट गेट है उस पे ही कचरा पड़ा हुआ है और उसमें से बदबू आ रही है, कुछ दिनों के बाद कॉकरोचेस भी आ रहे हैं, और आप बाहर से हिट का स्प्रे ला रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने तो कॉकरोचेस मार दिए और उस पे कारपेट बिछा दी तो कचरा दिख नहीं रहा है, तो सब तो ठीक है ना. इट्स अ क्विक फिक्स. बाद में दूसरे के कॉकरोचेस आएंगे और दूसरे इश्यूज आने वाले हैं, और जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे पहले के कंपैरिजन में. दिस इज़ द मिस्टेक वी आर डूइंग. वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ सिम्टम्स, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ रूट कॉज. तो सिम्टम सप्रेशन कर रहे हैं हम जब बाहर से कुछ भी चीज़ ले रहे हैं. इन मोस्ट केसेस ऑफ कोर्स देर आर एक्सटर्नल हेल्प कि जो हम ले सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट है, कुछ चूर्ण है जो आप लेते हो और आपको हेल्प करता है, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. परमानेंट सोल्यूशन तब आता है जब आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हो. मुझे ये क्यों हो रहा है, गैसी फीलिंग क्यों है, इनडाइजेशन क्यों है, क्यों मैं बावल क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मुझे आधे आधे घंटे तक बैठना पड़ता है टॉयलेट के ऊपर. 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा आपका स्टूल पास करने में प्रोसेस में नहीं लगना चाहिए, बट अगर वो हो रहा है दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. और हमारा स्टूल पास करना वो एक कचरा साफ करने का सिंपल सा सिस्टम भगवान ने दिया है. अगर आप नहीं कर रहे हो ना, कॉन्स्टिपेशन है अगर कहीं भी कोई भी, कॉन्स्टिपेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ न्यूमरस इलनेसेस. पीपल टेक इट वेरी वेरी लाइटली. तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग को लाइटली, एसिडिटी को लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए. वर्क ऑन इट. क्यों? क्योंकि आपका पहले तो गट समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है उसका ख्याल रखना. हम कहते हैं आयुर्वेद में, या आप कोई भी हिपोक्रेटस का पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब कहते हैं सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है. क्यों होती है? क्योंकि कोई भी जगह का सेंटर सबसे पावरफुल जगह होती है, जिसे पायरा सेंटर कहते हैं. जैसे हमारा सोलर सिस्टम, सेंटर में सन है, सूरज सबको एनर्जी देता है, दैट्स द मोस्ट पावरफुल प्लेस. सिमिलरली आप वास्तु कहाँ करवाते हो? घर के सेंटर में करवाते हो. क्यों? क्योंकि सेंटर में करवा दिया तो पूरा घर का एनर्जी बदल जाएगा. किसी को आशीर्वाद देते हो तो कहाँ से देते हो? सेंटर ऑफ योर हैंड. आप मैं जब प्राणिक हीलिंग, रेकी वगैरह वगैरह सीखी तो सब यहाँ से ही होता था, राइट. सो सारी एनर्जी वगैरह जो है यहीं यहीं से जा रही है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है. सो वो सारा वहीं सेंटर बेस्ड है कंसेप्ट. अब आपके बॉडी का सेंटर क्या है? दैट्स योर नाभि. सो बच्चा जब पल रहा होता है माँ की कोख में, उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? भाई, या तो आप सोचो, एक बच्चा पल रहा है नेवल से,
तो आपका भी पूरा बॉडी चल रहा है आपके नाभि से, यानी कि आपके गट से, और अगर वही खराब है तो पूरे शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो वो डायबिटीज़ हो, फैटी लिवर हो, वो आपको स्किन पे एक्ने आ रहे हो, हेयर फॉल हो रहा है, आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, नो मैटर व्हाट इश्यू, प्रॉब्लम गट में है कहीं ना कहीं। तो लोगों को ये नहीं पता, तो पहले तो उसे प्लीज़ लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब जब आप क्विक फिक्स ले रहे हो तो वो लो, बट साथ में आप ज़रूर कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करो। नंबर वन चीज़ जो करनी चाहिए दैट इज़, आपके गट का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो है फाइबर। ओके। फाइबर आपकी आंतों में दांत का काम करते हैं। ओह, और आज हम जब चबा कर खाना नहीं खाते तो पूरा का पूरा सॉलिड जो मैटर है वो बेचारे पेट को ही डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो इट वर्क्स लाइक अ झाड़ू, इट वर्क्स लाइक अ दांत। तो फाइबर खाओ। फाइबर कहाँ से मिलेगा? आइडियली एक दिन के दौरान 25 टू 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर एक इंसान को लेना चाहिए। फॉर अ फीमेल 25, फॉर अ मेल 35 ग्राम इन अ डे। तो चैट जीपीटी को पूछो कि 35 करना है कैसे करूँ, वो आपको ऑप्शन दे देगा। उसको बोलो मुझे वेजिटेबल नहीं पसंद, तो वो आपको वो ऑप्शन देगा, लाइक वॉट एवर यू लाइक। बट फाइबर कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, मिलेट्स, राइस, पल्सेस, बीन्स, होल फूड्स में से मिल जाएगा। तो टेक दैट इज़ नंबर वन। सेकेंड फूड ऑफ योर गट इज़ वाटर, क्योंकि वाटर इज़ द डिटॉक्स एलिमेंट इन एवरीथिंग। सो आपका स्टूल, यूरिन, स्वेट एंड ब्रेथ डिटॉक्स पाथवे है। सब कुछ पानी से बना है, पानी नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो वाटर एंड वाटर रिच फूड, क्यूकम्बर, वाटरमेलन जब सीजन में है वगैरह वगैरह, वो लेना ज़रूरी है। तीसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ गट ब्रेन कनेक्शन। वेगस नर्व एक होता है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। वो एक हाईवे की तरह काम करता है। तो जब हम यहाँ से अपसेट होते हैं, स्टमक भी अपसेट होता है। पीपल हु आर कॉन्स्टिपेटेड, साइकोलॉजिकली दे आर थिंकिंग कि उसने मुझे ऐसा तो कैसे 10 साल पहले बोल दिया। दे आर नॉट एबल टू लेट इट गो, दे आर होल्डिंग ऑन। तो कॉन्स्टिपेशन में डीप डाउन मेरे जितने भी क्लाइंट्स और जितने भी हेल्थ कोचेस को मैंने तैयार किया, उनको भी मैं ये सिखाती हूँ। फाइबर ले लेंगे, सही खाना खा लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, मूवमेंट भी कर लेंगे, टाइम पे सो लेंगे, तो भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से कुछ पकड़े रखा है उन्होंने। मेरी क्यों जल्दी शादी हो गई, मुझे क्यों इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, मैं क्यों इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं क्यों वहाँ अचीव नहीं कर। दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग सो टाइट, दे आर नॉट लेटिंग गो। तो अगर आप जब यहाँ पर लेट गो कर दोगे ना, यहाँ से भी लेट गो हो जाएगा। वाह क्या ब्यूटीफुल तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। टेल मी वन थिंग, ये बिल्कुल जब हम गट की बात कर रहे हैं, सो देर आर, हम लोग दिन भर में बहुत सारे फूड्स खाते हैं। एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई, फाइबर अगर हम खाते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी बेनिफिशियल। मुझे ये चीज़ बताइए, आर देयर सर्टन फूड कॉम्बिनेशंस जो काफ़ी टाइम से हम लोगों के घरों में आते जा रहे हैं, जो डैमेज करते होंगे? जैसे बड़े वियर्ड से हैं लोग, मतलब पता नहीं सही है कि नहीं गलत है, कि मैंने कहीं सुना है कि दूध के साथ आप फल को मत खाओ, कुछ लोग कहते हैं कि आप सब्जी। तो इस तरह के कौन से कॉम्बिनेशंस हैं विच आर एक्चुअली, हमको लग रहा है कि हम तो हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं, बट आर एक्चुअली बैड फॉर आवर गट? सो पहला जो है वो है फ्रूट के साथ मिल्क लेना, एब्सोल्युटली राइट। वो ऑपोजिट फूड है, ठीक है। विरुद्ध आहार जिसे हम ओके। आयुर्वेद में कहते हैं। सो मैं एप्पल और मिल्क लूँ? नहीं, दो ओह। ही फ्रूट अलाउड है। ओह अच्छा, इसमें फ्रूट, ओके। दो ठीक अलाउड है। है, ठीक है। एक है चीकू, दूसरा है बनाना। इसको आप मिल्क के साथ ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी फ्रूट को मिल्क के साथ अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है, उससे विरुद्ध आहार है ना, तो वो आपके स्किन के ऊपर आपके कोई ना कोई तरह से आपको दिखेगा। तो जो हम बोलते हैं ना कोड हो गए, या बोलते हैं विटिलिगो हो गया, तो उसमें ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगेन स्किन डिसऑर्डर में ये फैक्टर हो सकता है, तो अवॉइड करो। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो सालों से खा रहे हैं, हम तो मैंगो या एप्पल सब कुछ मिला के खा रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसमें सेकेंड फैक्टर आता है विच इज़ अडेप्टेबिलिटी। कुछ लोगों का बॉडी अडेप्ट कर देता है। जैसे कुछ लोग दूध और छाछ दोनों साथ में लेते हैं, कर्ड एंड मिल्क साथ में लेते हैं। जैसे गुजराती थाली, राजस्थानी थाली खाने को गए और वहाँ जी। पे दही भी था और वहाँ पे खीर भी थी, तो दोनों खा लिए, उनको कोई प्रॉब्लम, विच इज़ ओके। अगर हो सके तो अवॉइड करो। कुछ लोगों का बॉडी अडेप्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, इट्स फाइन। तीसरा जो है वो है एक ऑपोजिट फूड जो लोग बहुत कभी कभी ले लेते हैं, दैट इज़ अनियन के साथ अगेन मिल्क ले लेना। हाँ, सो वो भी एक, सो मिल्क के साथ का कॉम्बिनेशन जनरली जो है वो अपोजिट। अपोजिट होता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो हमने गट की बात करी है, हम थोड़ा सा एक और बॉडी पार्ट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन उसके बारे में और थोड़ा सा हम बात करते हैं, किडनीज। किडनी फेलियर्स, किडनी स्टोन्स, किडनी के रिलेटेड इतने सारी इश्यूज आजकल आ रहे हैं।
मैं 2-3 इसमें अलग-अलग सवाल पूछूंगा, एक-एक करके आप आंसर दीजिए। पहला, बिकॉज़ आप फिटनेस की इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट चीज़ कही जाती है कि भारत प्रोटीन डेफिशिएंट है, प्रोटीन की कमी है। लेकिन मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कहा जाता है प्रोटीन मत खा, तेरा किडनी ख़राब हो जाएगा। इस मिथ या रियलिटी को पहले क्लियर कीजिए आप। पहले तो प्रोटीन से किडनी खराब नहीं होती है, सो प्लीज़ इस मिथ को ना मानो या फैलाओ। प्रोटीन से किडनी तब खराब होती है जब आपने बाकी कुछ लाइफस्टाइल में ऐसा किया जिससे पहले से किडनी खराब हुई, उसके ऊपर आपने प्रोटीन लिया। तो प्रोटीन कुड बी अ ट्रिगर, क्योंकि वो जो है वो प्रोसेस होता है आपकी किडनी में। और क्योंकि जब आप प्रोटीन शेक बोलो या कुछ भी किस्म का प्रोटीन बोलो, क्योंकि वो पहले से किडनी बिगड़ी हुई थी, उसको आपने लोड दिया, तो वो एक्सटर्नल लोड उसके लिए हुआ। इट्स लाइक आपकी बीवी जो है, 15 साल की शादी हो गई, अब आपने हर रोज़ कुछ 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 ऐसा किया जिसकी वजह से बीवी जो है आज 15 साल में आपसे दुखी है, और आप एनिवर्सरी अचानक से भूल गए और आपकी बीवी बोले मुझे तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो क्या वो एनिवर्सरी भूलने की वजह से तलाक? नहीं, 15 साल में जो आपने किया ना उसकी वजह से तलाक ले रहे हैं। ओके तो दिस प्रोटीन शेक इज लाइक दैट एनिवर्सरी भूल जाना, ओके उससे किडनी खराब नहीं हुई है। ओके, पहले आप टाइम पे सोए ठीक नहीं, है। पहले आपने हाइड्रेशन नहीं लिया, पहले आपने सही खाना नहीं खाया, पहले आपने बहुत कचरा बॉडी में डाल दिया, बहुत कचरा इधर डाल दिया, उसकी वजह से आपका किडनी ऑलरेडी दुखी था, ओके, उस पे आपने प्रोटीन शेक डाला। तो दूसरा सवाल, जस्ट बिकॉज आपने शेक्स को बीच में लाया है, तो मैं दूसरा, एक मिडिल क्लास फैमिली में कॉमन चीज़ है कि ये प्रोटीन शेक लैब में बनता है, ये सब क्यों खा रहे हो, तुम देसी खाओ, ये शेक्स वेक सब बेकार है। ये आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग इंडिया में प्रोमिनेंट है, मैंने बाहर जाके देखा वहाँ इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट इंडिया में इसको हाउ डू वी, व्हाट इज़ लोगों योर। को बस बहाना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो चल रही है और रिजल्ट दे रही है, बस उनको उससे एलर्जी होती है और कुछ तरीका ढूंढ लेते, खर्चा ना करना पड़े। वो ढूंढ लेते हैं कि पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा होता है ना, दे जस्ट बिलीव एनी थिंग विच इज़ कन्वीनियंट टू बिलीव, दे डोंट एक्सपेरिमेंट। उधार का नॉलेज ले लेंगे, खुद का नॉलेज खुद का सच नहीं बनाएंगे। मैं उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे प्रोटीन शेक है, तो कुछ लोग कहते हैं लैब में बनता है, तो मुझे ये बताओ, वो जो आप तले हुए रीहीटेड ऑयल में समोसे खाते हो, उसमें तो आप नहीं पूछते हो कि कौन सा ऑयल यूज़ हुआ या कितनी बार हीट हुआ। करेक्ट करेक्ट। आप जब बाहर जाके फाफड़ा और, जैसे हाँ गुजरात में हाँ, जी बहुत जी फेमस है बिल्कुल। कि फाफड़ा और गाठिया और तली हुई चीज़ें, आप ये बाहर आज हम लोग को जाओगे खिलाने भी मठरी वाले हैं जी। जी। तो वो सारी चीज़ें खाते हो आप वो चिप्स खा लोगे, फ्रेंच फ्राइज खा लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केचप खा लोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं, मेयोनीज खा लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई सवाल नहीं पूछता कि उसमें कौन सा ऑयल है, कितना मैदा है, पिज्ज़ा भर भर के खाएंगे, कितना भी चीज़ डाल दो, उसमें कोई सवाल नहीं पूछता। इसमें क्यों पूछता है? क्योंकि जो रिजल्ट दे रहा होता है उसके अगेंस्ट भी बोलने वाले लोग होते ही हैं। आपका काम है कि आप ढूंढो उसमें से सच क्या है। तो पहले तो ये बात ही गलत है कि लैब में बनता है तो बुरा है। फिर वही लोग जो है जो लैब में मेडिसिन बन रही है ना, वही लेते हैं ओके, और फिर उसमें सवाल पूछने का कोई स्कोप ही नहीं ठीक होता है है। ठीक है। तो अगर दवाइयाँ नहीं लेनी है तो आपको जो सही है वो लेना पड़ेगा। एंड आई टेल यू व्हाट, मेरा अपब्रिंगिंग जो हुआ था बचपन में वो आयुर्वेद नेचुरोपैथी साइड ज़्यादा हुआ था। तो मैंने यही सीखा था पेरेंट्स से और आसपास के मेरे दादाजी वगैरह सबसे, कि बेटा जो खेत में नहीं उगता वो नहीं लेना चाहिए, करेक्ट। जो दादा दादी नाना जी नानी ने जी नहीं जी जी, लिया वो नहीं लेना। बिल्कुल। वही सुनकर मैं बड़ी हुई। तो मेरी जब शादी हुई ना, उसके बाद स्नेह सर जब वो प्रोटीन शेक वगैरह सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन ले रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि माय हस्बैंड स्नेह देसाई, तो उनको मैंने बोला कि ये तो स्टेरॉइड जैसा होता है, ये मिथ भी हाँ, बहुत ये कॉमन। तो कॉमन चीज़ तो है बोले ये तो जी। आर्टिफिशियल चीज़ है, आपको तो घर से सब कुछ मिल जाएगा, खाने से अच्छा, मिल आप जाएगा। उनको ज्ञान दे रहे थे इस चीज़ का, अरे ठीक है। तो मैंने, लोग मुझे हेल्थ कोच बोलते हैं बट एक्चुअली वो मेरे हेल्थ कोच है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सिखाया सारा। ओह वाह। यस, तो मैं तब नहीं मानती थी सप्लीमेंट में, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा कहा, मुझे उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, मुझे उन्होंने बोला शिवांगी एक काम करो, पहले तुम सप्लीमेंट शुरू करो। तुम जो बोल रही हो ना वो उधार का ज्ञान है, किसी ने बोला है, अपना ज्ञान बनाओ। अपना ज्ञान तब बनता है जब आप खुद उसे महसूस करते हो। तो मैंने कुछ महीने लिया, प्रोटीन शेक लिया, सप्लीमेंट जो मेरे बॉडी के लिए ज़रूरी था, मल्टीविटामिन ओमेगा 3 वगैरह वगैरह लिया, जो भी ज़रूरत थी। आई वॉज बॉर्न विथ थैलेसीमिया माइनर। ओह हीमोग्लोबिन मेरा 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था। मेरे बॉडी में वेरी लो एनर्जी आई हैड। मेरा 10 बजे की मीटिंग में आंखें खुली नहीं रह पाती थी।
बॉडी डल रहता था, चेहरा डल, ऐसा लगे बीमार लड़की है, सुकड़ी हुई है। तो वो सारा था, बहुत लंबी कहानी है। बट जब ये मैंने लिया तो मेरी बॉडी में एक अलग ही किस्म का एनर्जी, अलग ही किस्म का चेहरे पे ग्लो, अलग ही किस्म के मेरी बॉडी ने एक्ट करना शुरू कर दिया। तो आई वाज लाइक दिस इज़ मैजिकल। फिर मैंने एडवांस सप्लीमेंट एडवाइज़र की पढ़ाई करी, आई बिकेम अ सर्टिफाइड एडवांस सप्लीमेंट एडवाइज़र एंड आई लर्न, क्योंकि इसका साइंस क्या होता है। तो साइंस सिंपल है कि आज पोल्यूटेड है सब कुछ, एयर, सॉइल, वाटर, एवरीथिंग इज़ पोल्यूटेड। खाना हेल्दीएस्ट भी खाओ आप, सैलड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ वही खाओ, तो भी क्योंकि सॉइल इज़ डिप्लीटेड इन न्यूट्रिशन, प्लांट्स में कहाँ से आएगा। तो आप हेल्दीएस्ट खाओगे, सारे न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं मिलने वाले हैं आपको। इसीलिए सप्लीमेंट चाहिए, एंड सप्लीमेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट एट ऑल। तो ऐसा नहीं है खाना छोड़ दो सप्लीमेंट लो, बट खाने के साथ साथ लोगे तो आपकी राइट हेल्थ बनने वाली है। नाइस। पर एक चीज़ बताइए, अब ये प्रोटीन की जब बात करिए तो प्रोटीन में अब दो चीज़ें आजकल बहुत प्रोमिनेंट चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वे प्रोटीन लीजिए और कुछ लोग कह रहे हैं हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा बेटर होता है और किसके लिए बेटर है? अगर आपको कोई भी मिल्क रिलेटेड एलर्जी नहीं है तो आपके लिए वे आइसोलेट इज़ द बेस्ट। वे कॉन्सनट्रेट आता है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। मैं सजेस्ट जनरली ज़्यादातर लोगों को नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, एक किस्म का शुगर जो मिल्क में होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट ज़्यादातर लोग आज हो चुके हैं, और अगर नहीं भी है तो भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का, गैस, ब्लोटिंग जो बोलते हैं ना प्रोटीन लेने के बाद होता है, वो शायद हो सकता है। सो कॉन्सनट्रेट अवॉइड करके आइसोलेट लेना इज ऑलवेज बेटर, इज व्हाट आई रिकमेंड, ओके। वे आइसोलेट प्रोटीन। ओके। प्लांट प्रोटीन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको वे प्रोटीन बिल्कुल सूट नहीं होता है, बट आई हाईली रिकमेंड वे आइसोलेट लीजिए, क्योंकि आपका बॉडी एक गज़ब किस्म का परफॉर्म करेगा। मैंने सब कुछ लिया हुआ है, मैंने रिसर्च भी बहुत किया है। जब मुझे लॉन्च करना था वे प्रोटीन, मैंने इतने साल तक, मैं लास वेगस में सबसे बिगेस्ट सप्लीमेंट एक्सपो होता है, 4 बार अटेंड किया, स्नेह सर ने मल्टीपल टाइम्स उससे भी ज़्यादा बार अटेंड किया, वी इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालोस और जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स डालते थे, तो मुझे वो नहीं डालना था। तो उसके लिए, उसके चक्कर में मैंने बहुत रिसर्च कर दिया था। तो आज जो मार्केट में 95% प्रोटीन है ना, वो चीप क्वालिटी या 90% चीप क्वालिटी, मिक्सिंग वाला, अमाइनो स्पाइकिंग एजेंट्स वगैरह वगैरह है, जो गट को डैमेज करता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ को डैमेज करता है। बट ऑफकोर्स फाइंड अ प्रोटीन विच डज नॉट हैव artificial colors, flavors, harmful sugars like sucralose, maltodextrin, and something which does not have preservatives. तो अगर ऐसा कुछ मिलता है, it is absolutely good for your health. ओके। किडनी के लिए कौन से फूड सबसे बढ़िया रहते हैं? Water rich foods, ओके। एब्सोल्युटली गुड। सो क्यूकम्बर हो गया, जुकीनी हो गया, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स रियली पावरफुल। सो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आता है, राइट। तीसरा आएगा टर्मरिक, ओके। करक्यूमिन, तो बहुत अच्छा है वो डिटॉक्स के लिए, वो लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्यूरिन रिच फूड अवॉइड करने चाहिए। सो प्यूरिन रिच फूड मतलब जो भी फलियां हम कहते हैं, पल्सेस, जैसे चना, राजमा, छोले, वो सारा, मूंग थोड़ा लिमिट में, मूंग इज़ ओके लिमिट मॉडरेशन में, बट बाकी अवॉइड करना चाहिए। ओके। हार्ट के लिए तीन कुछ ऐसे फूड्स विच आर द बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट फूड फॉर हार्ट? नंबर 1 इज़ लव, ओके। बिकॉज वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके। हार्ट के लिए सेकेंड वुड बी, आई थिंक, ओमेगा 3। ओके। यस, बिकॉज हार्ट रिलेटेड कोई भी कंडीशन है उसमें ओमेगा 6 to 3 का रेशियो जो 2:1 होना चाहिए, वो 20:1, 30:1 गॉट होता इट। है। तो ओमेगा 3, जिसके लिए वॉलनट्स, आमंड्स एंड फ्लैक्सीड्स बहुत गॉट अच्छे इट। हैं। गॉट इट। एंड थर्ड कुड बी वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स। ओके। उसमें भी एक पर्पल कलर का कोई भी फूड है, जैसे पर्पल कैबेज हो गया या बैंगन हो गया, अगेन इट इज़ क्वाइट गुड, उसमें एंथोसियानिन होता है, ओके। वेरी गुड फॉर हार्ट। अमेजिंग। फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। आई नो आई रिस्पेक्ट योर टाइम एंड आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, एंड वी इंडिया में कभी हमने इतने केसेस देखे नहीं थे जितने स्टैगरिंग नंबर्स आ रहे हैं, या होते होंगे लेकिन इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। फर्स्ट, क्या रीज़न है हो रहा है जिसके चक्कर में इतना कैंसर बढ़ रहा है? सेकेंड, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दैट? थर्ड, डू यू थिंक इवन फिटनेस एंड द थिंग्स विच वी टॉक्ड अबाउट कैन ऑल्सो हेल्प टू बैटल कैंसर? ब्यूटीफुल। सो पहले कैंसर सिर्फ उन लोगों को होता था जिनको टबेको या कोई बुरी आदत थी। आज कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो रूट कॉज क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में 6 चीज़ें आती है। कौन सी चीज़ें? पहला, व्हाट यू ईट। तो जो आपके प्लेट में आपको दिख रहा है वो या तो कैंसर बढ़ाएगा या तो कैंसर को मिटाएगा। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट
5 pillars. Do you know that every single person has cancer cells in their body? आपके मेरे जो लोग देख रहे हैं सभी के बॉडी में कैंसर सेल्स होते ही है, बट जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है वर्सेस जिनको नहीं होता उसमें फ़र्क ये है कि हमारा बॉडी एवरीडे कैंसर सेल बना रहा है और मार रहा है, बना रहा है और मान रहा है। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में, इसलिए कैंसर नहीं है। बट जिन लोगों को है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एंजियोजेनेसिस करके एक सिस्टम होता है, ब्लड सप्लाई करना पड़ता है जो भी नए सेल्स ग्रो होते हैं। तो कैंसर सेल जब ग्रो हो तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं करना, वो एंजियोजेनेसिस सिस्टम को पता होता है, बट एंटी एंजियोजेनेसिस होता है उनके केस में, विच मीन्स ब्लड सप्लाई हो जाता है गलती से। क्यों होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम खराब है। इम्यून सिस्टम क्यों खराब है? क्योंकि आपने गलत खाया तो इम्यून सिस्टम पगला गया, मुझे क्या करना समझ नहीं आ रहा है, टू मच शुगर, टू मच मैदा, टू मच बाहर का खाना। दूसरा, हाव यू ईट, हड़बड़ी में खा रहे हो, खड़े खड़े खा रहे हो, चलते चलते खा रहे हो, बस बीच में थोड़ा टाइम मिल गया तो खाने के लिए खा रहे हो, टाइम हो गया इसलिए खा रहे हो, ना कि एंजॉय करने के लिए खा रहे हो। तीसरा, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज नहीं है, पूरे दिन में आप एक्टिव नहीं हो, बैठे रहते हो और मूवमेंट के लिए अलग से समय नहीं निकालते। चौथा, स्लीप, जो हमने बात करी। पांचवा, इमोशन, सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड छठा इज़ एनवायरनमेंट, आसपास के लोग एंड सिचुएशन कैसी है, घर पे क्या पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल के ऊपर, चिप्स है या बनाना है, तो वो मैटर करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके ओके, सो सो पूरा लाइफस्टाइल बेस्ड हो रहा लाइफस्टाइल बेस्ड है। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स जो मेटाफिजिकल रीज़न उसका होता है, दैट इज़ वन सेंटेंस, व्हाट्स द यूज़। जिसको ये फीलिंग आया ना, व्हाट्स द यूज़ ऑफ लाइफ नाउ, आई डोंट सी एनी पर्पस, आई डोंट सी मैं क्यों जीऊँ। कुछ लोगों के अंदर ये भी देखा गया है, जब ये फीलिंग बार 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 आता है, एंड द नंबर वन इमोशन एसोसिएटेड विथ कैंसर, नंबर वन इमोशन जो कैंसर के साथ अटैच्ड है, दैट इज़ गिल्ट। जिनको लाइफ में ज़्यादा गिल्ट होता है, काश मैंने ये किया होता, मुझे ये क्यों नहीं करने को मिला, कोई भी किस्म का दोष भावना, कोई भी गिल्ट, वो मेटाफिजिकली कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ने कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्होंने उनकी वाइफ को करवाया, आई थिंक कुछ 10 वीक्स या समथिंग, जिसके बाद उनका कैंसर सही हो गया। क्विकली आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर भी सही हो जाता है या नहीं होता है, एंड व्हाट इज़ दिस बज़ अराउंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? जब आपकी बीवी दुखी है 100 रीज़न की वजह से, तो उसको आपसे एक फूल दे दोगे ना तो वो खुश नहीं होने वाली, उसको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कैंसर इज़ टू बिग, तो एक चीज़ नहीं हो सकती कि फूल दे दिया और आपकी बीवी कहेगी यार तुम मेरे बेस्ट हस्बैंड, नहीं होने वाला है। तो यू नीड टू डू मल्टीपल चीज़ें, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग माइट वर्क माइट नॉट वर्क, उसका और कैंसर का कोई लेना देना नहीं है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ऑटोफेजी को ट्रिगर करता है। ऑटोफेजी में बॉडी जो है वो खराब बुरे सेल मारती है, नए हेल्दी सेल बनाती है, इसीलिए कहते हैं कि वो आपको बीमारी हील करने में हेल्प करता है। बट अगर देखना पड़ेगा अगर वो कर पा रहे हैं, क्योंकि कौन सा स्टेज है, क्या कंडीशन है, कीमो हुआ है नहीं हुआ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। बट डू यू सपोर्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग? आई सपोर्ट एक्सेप्ट फॉर 2 पीपल, जिनको डायबिटीज़ है केयरफुली करना चाहिए और फीमेल को केयरफुली करना चाहिए। फीमेल को इंटरमिटेंट फास्टिंग केयरफुली करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस और हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं मेल के कंपैरिजन में। जब आप देखोगे फीमेल्स जो है ना, दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, हार्मोनल स्ट्रेस स्पेशली। तो आप देखोगे जो लोग आईएफ करते हैं, मैं ये नहीं कहती मत करो, बट कुछ फीमेल गलत तरह से करते हैं, बोले नहीं भूखा रहना ही है, भूखा मत रहो, आप इरिटेटेड हो जाओगे। अगर आप इरिटेटेड हो गए ना तो आपके हार्मोन की वाट लग जाएगी, आप वज़न कम कर दोगे बट पीरियड्स भी मिस हो जाएंगे, आपका चेहरे का ग्लो चला जाएगा। सो क्योंकि This I've seen, हार्मोन्स yeah. जुड़े हुए हैं ना, सो 16 आवर्स का फास्टिंग मत करो, आप 12 आवर्स का करो, 13 आवर्स का करो। फास्टिंग मैं रेकमेंड करती हूँ, इंटरमिटेंट ही करना, 16 घंटे का ही करना, हूँ सेड दैट, 11.5 घंटे का करो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जाने से पहले, फिट भारत मिशन, जिसके पीछे आप इतने डेडिकेशन के साथ आप वर्क करते हैं, आई वांट टू क्विकली अंडरस्टैंड, आपको ये आइडिया कहाँ से आया एंड व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम विद फिट भारत? मैंने आपको जो शुरुआत में नहीं बट बीच में बताया था थैलेसीमिया माइनर, तो वहीं से शुरुआत हुई। माय हस्बैंड वाज द मोटिवेशन, बट पहले उन्होंने मुझे गाइड किया कि डोंट टेक इट लाइटली। जब उनको पता चला
तो थैलेसीमिया माइनर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, जो मेजर में होती है, बट ये जेनेटिक बीमारी है, मम्मी को था, नानी को था, तो मुझे आया और मेरे बच्चे को भी आ सकता है। तो पता चला तो सभी डॉक्टर्स को दिखाया, हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर नहीं जा रहा, सभी डॉक्टर बेचारे सभी यही बोल रहे हैं कि बेटा दिस इज़ इनक्योरेबल, एक्सेप्ट इट, लकी हो तो 10 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो मैंने मिशन उठाया, मिशन हीमोग्लोबिन, कि यार मुझे मेरे बॉडी के ऊपर काम करना है, क्योंकि चक्कर खा के कभी भी गिर जाना और बॉडी में कुछ भी फीलिंग एनर्जी ना रहना, स्टेमिना ना रहना, मुझे मना कर दिया था स्टेमिना स्ट्रेंथ वाला कुछ मत करना। मैंने बोला ऐसे नहीं जीना है, एक ही लाइफ है, एक ही बॉडी है। 1.5 साल अपने बॉडी के ऊपर काम करके जो भी सीखा 50-60 लाख का ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू इयर्स, 1.5 साल का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, बट मैंने काफ़ी 50-60 लाख का खर्चा करके डिफरेंट 17 मॉडलिटीज़ ऑफ हेल्थ सीख लिया, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी माइंडसेट के लेवल पे से लेकर न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, आयुर्वेद, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ अपने बॉडी के ऊपर 1.5 साल जो शुरुआत में सीखा वो अप्लाई किया। 1.5 साल के अंदर जो हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था, वो आ चुका था 14.2, राइट नाउ इट्स 15.1। नाउ फॉर अ नॉर्मल फीमेल ऑल्सो 12 मेंटेन करना भी मुश्किल है, जो 12 एक एवरेज रेंज होता है कि होना चाहिए फीमेल का। अब मेरा जब ये हुआ तो मैंने और ज़्यादा मैजिकल फील किया, बॉडी मैजिकल है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। मुझे डॉक्टर ने मना किया था कुछ भी हैवी करने को, मेरे से एक बेबी पुशअप नहीं होता था, तो मैंने 50 पुशअप्स एक सेट में, 80 किलो स्क्वाट, 90 किलो डेडलिफ्ट, 50 किलो बॉडी वेट के साथ करना, स्ट्रेंथ डेवलप करना शुरू किया। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट्स स्काई डाइविंग, 15,000 फीट से जंप करते हो पैराशूट के साथ, वो मैंने सीखा। आई बिकेम अ लाइसेंस स्काई डाइवर विद 65 प्लस सोलो स्काई डाइविंग जंप्स। एवरेस्ट बेस कैम्प किया 2 बार, लोगों को लेकर जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें करी, बंजी जंपिंग से लेकर 18 कंट्रीज से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ ऐसे एडवेंचर किए जो शायद मेल के लिए भी, मुश्किल है बिल्कुल। बट ये मैंने इसीलिए किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट द बॉडी इज़ द मोस्ट मैजिकल मशीन ऑन द प्लानट। बॉडी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, और मैं ये मैसेज फिर लोगों को देना चाहती थी। सो स्ने वॉज द वन हु टोल्ड मी दैट वाई डोंट यू स्टार्ट अ मिशन, क्योंकि आपने बॉडी को चेंज किया, अब लोगों को समझाओ, सिखाओ। तो मैंने फिर लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, और मैं जब लोगों को शेयर करती हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, वो अपने आप को महसूस कैसे करता है हमारे द्वारा, और हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं बॉडी के द्वारा। तो शरीर जब खुश नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते। तो पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन खुश नहीं रह सकते, उसमें उनका दोष नहीं है। यू कांट बी हैप्पी इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट हैप्पी। अगर आपके नाखून भी टूटे हुए अभी, तो पॉडकास्ट में इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव थ्रू फिट भारत मिशन की जब 2047 में 100 साल आज़ादी के कंप्लीट होंगे हमारे, सही वाली आज़ादी मुझे लोगों को देनी है, जहाँ वो बीमारी से, अपनी आदतों से, आलस से, दवाइयों से, और जो भी वो उनके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, सेट नहीं हो रहा है, सर्व नहीं कर रहा है, उससे आज़ाद हो सके। अमेजिंग। आई थिंक इससे बेहतर एंडिंग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की नहीं हो सकती है। मेरे दिमाग में और लाखों सवाल हैं, बट आपके समय की गरिमा रखते हुए आई एम प्रिटी श्योर लोग कमेंट्स में अगर पार्ट 2 लिखेंगे तो आपसे हम समय ज़रूर लेंगे। सो थैंक यू सो मच शिवांगी जी। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, थैंक यू फॉर एंड हैविंग मी। सेम हियर। एंड गाइज, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट्स में आपके जो फिटनेस रिलेटेड, हेल्थ और वेलनेस रिलेटेड पेक्यूलियर भी सवाल हैं वो आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर हम मैम से वापस मिलेंगे, उनका समय लेके उनसे वापस शूट करेंगे, तो वो सारे कमेंट्स में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो सवाल भी लें। थैंक यू सो एब्सोल्युटली, मच। थैंक यू अभिषेक। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।